हाय एवरीवन, वेलकम टू लैंग्वेज अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ क्लास 12th इंग्लिश कोर। आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए गए हैं एंड फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग आप लोगों को CBSE की साइट जा करके चेक करनी है, विच इज cbse.nic.in या फिर आप cbse.gov.in पे भी जा सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे यू हैव टू क्लिक अकेडमिक वेबसाइट। आप अकेडमिक वेबसाइट जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले पे क्लिक करना है। अगर आप 12th के हैं तो 12th का क्लिक कर देंगे, अगर आप 10th के हैं तो 10th का क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे 12th का क्लिक किया हुआ है और 12th का पेपर मतलब नंबर ऑफ पेपर्स आप देख रहे हो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सबसे पहली चीज तो ये देख लीजिए, ये पेपर 2025-2026 का मतलब एकदम न्यू सैम्पल पेपर है आपका। दिस इज नॉट एट ऑल ओल्ड। नाउ आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 80 नंबर का आता है, तो इस वजह से आपका जो मार्क का डिवीजन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप अगर देखेंगे तो 80 और 20 मार्क्स का, यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। तो 20 मार्क्स मतलब अपना क्लास परफॉर्मेंस आप अच्छा रखिएगा ताकि आपके मार्क्स आपको यहाँ पर टीचर दे, राइट। बाकी आपका जो 80 मार्क्स है वो आपको पेपर से ही मिलेगा। तो यहाँ पर सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। सैम्पल पेपर आपको दो चीजें समझने में मदद करेंगे। पहला, क्वेश्चन पैटर्न आपके एग्जाम का क्या रहने वाला है, और दूसरा डिफिकल्टी लेवल। अगर ये दोनों ही चीजें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से सैम्पल पेपर भी करना सीख जाएंगे और इंग्लिश में जो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो भी करना सीख जाएंगे। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली टफ ही होते हैं आपके नॉर्मल पेपर से। सो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अगर आप सैम्पल पेपर अच्छे से कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के, तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर अपने एग्जाम का अच्छे से कर पाएं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद दिस। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको केयरफुली फॉलो करना है। इन्होंने बताया ऑल टोटल यहाँ पर 13 क्वेश्चंस हैं, सारे करने कंपलसरी है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। सबके लिए हर एक का फॉर्मेट दिया गया आपको। तो मार्किंग स्कीम सबकी मेंशन है, इवन अगर आप देखना चाहेंगे भी तो यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। जैसे अगर मैं इंग्लिश कोर की बात करूँ तो ये मार्किंग स्कीम दी गई है। तो हर क्वेश्चन का किस बेसिस पर मार्किंग होना है आपका, राइट, कितना आपको आंसर देना है, लाइक अगर आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं तो आपका फॉर्मेट के कितने नंबर हैं, कंटेंट के कितने नंबर हैं, राइट, और आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के कितने मार्क्स हैं, ये सब मेंशन किया गया है। तो उस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई बार ऐसा होता है पूछा कुछ जाता है, आप आंसर कुछ करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो वो गड़बड़ मत करिएगा। इट इज स्पेसिफिकली रिटन कि आपको फॉलो करना है वर्ड लिमिट को। कोई 50 वर्ड का बोला गया तो 50 वर्ड का ही करके आइए, 100 वर्ड्स का मत करके आ जाइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले सेक्शन से स्टार्ट करें, दैट्स गोना बी अ रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन आपका 22 नंबर का होता है, एक मतलब 10-12 का रेशियो होता है, एक 10 मार्क्स का, दूसरा 12 मार्क्स का, और अगर एक 12 मार्क्स का है तो दूसरा 10 मार्क्स का हो जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग स्किल्स। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है, दिस इज अबाउट एक छोटा सा लड़के के बारे में, राइट। सो यहाँ पे बोला गया, आर वॉज द मार्श कंट्री डाउन बाय द रिवर विद इन 20 माइल्स ऑफ द सी। माई फर्स्ट मोस्ट विविड एंड broad impression of the identity of things seems to me to have been gained on a memorable raw afternoon towards evening. The low-laden line beyond was the river, and that the distant savage lair from which the wind was rushing was the sea, and that the small bundle of shivers growing afraid of it all and beginning to cry was Pip. अब यहाँ पर देखोगे आप थोड़ी सी आपकी अनसर्टेन लैंग्वेज आपको दी गई होती है, सिंपल लैंग्वेज नहीं दी गई है। तो सिंपल लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा आपको इजी होता है, वेयर जब आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट लैंग्वेज देखते हो तो ये आपकी एडवांस लेवल इंग्लिश होती है और इसको यूज़ किया जाता है राइटर्स के द्वारा। और CBSE इसको अच्छे से अप्रोच करता है, क्योंकि जब आप कभी भी जाओगे ना, लाइक आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो या किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो उसमें इसी तरह की लैंग्वेज आपकी आती है। अब लिखा हुआ है, आर्स वॉज द मार्श कंट्री, ठीक है ना, डाउन बाय द रिवर विद इन 20 माइल्स ऑफ द सी। इसका मतलब है हम लोग रहते हैं ऐसी जगह पर जो मार्शी है, मतलब थोड़ी सी गीली गीली सी जगह है, थोड़ी सी वेट जगह है, राइट। और ये जो मार्शी एरिया है वो एक रिवर के पास है, ठीक है ना। और आप मान के चलोगे तो अगर सी से हम डिस्टेंस मेजर करें तो लगभग 20 मील का रास्ता पड़ता है। यहाँ पे सेकेंड लाइन लिखी हुई है, माई फर्स्ट मोस्ट विविड एंड ब्रॉड इंप्रेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द थिंग सीम्स टू मी टू हैव बीन गेन्ड ऑन अ मेमोरेबल रॉ आफ्टरनून टुवर्ड्स इवनिंग। इसका मतलब ये, आई थिंक पहली बार या फर्स्ट टाइम जो चीज़ मैं सब कुछ समझा हूँ अच्छे से, जो वर्ल्ड था मेरे अराउंड वो बहुत ठंडा था। होता नहीं है जब आप छोटे होते हो तो जब आप कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो आप बताते हो कि वो एक स्पेसिफिक एज होती है, जैसे 5 साल में कुछ बच्चे अवेयर होते हैं, कुछ 3 साल में अवेयर हो जाते हैं। सो वो बताया गया है। तो ये बता रहे हैं कि मेरे आसपास का जो एरिया था वो बहुत ठंडा था, और वो बताते हैं कि कुछ दोपहर का समय था जो मेरे लिए अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट टू अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। तो वही लिख रहे हैं, टू हैव बीन गेन्ड ऑन अ मेमोरेबल रॉ आफ्टरनून टुवर्ड्स इवनिंग। द लो लेडन लाइन बियॉन्ड वाज द रिवर,
है ना. एंड दैट द डिस्टेंस विच लेयर फ्रॉम विच द विंड वॉज रशिंग वॉज द सी. अब यहाँ पे बोल रहे हैं द लो लेडल लाइन बियॉन्ड वॉज द रिवर, मतलब जो डार्क लो लाइन इन द डिस्टेंस थी इट वॉज द रिवर. ठीक है, जो सबसे नीची लाइन को कोई दिखाई दे रही थी वो किस चीज की थी, वो रिवर की थी. फाइन नाउ, एंड दैट द डिस्टेंस सेवेज लेयर का मतलब क्या है, एंड द वाइल्ड प्लेस फार अवे वेयर द कोल्ड विंड वाज कमिंग फ्रॉम दैट वाज द सी. मतलब जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, भयंकर सी हवा, वो कहीं और से नहीं आ रही थी बल्कि कहाँ से आ रही थी, समुद्र के पास से आ रही थी. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, एंड दैट द स्मॉल बंडल ऑफ शिवर्स ग्रोइंग अफ्रेड ऑफ इट ऑल एंड बेगिनिंग टू क्राई वाज पिप. पिप एक छोटे से बच्चे को आप बोलते हो. फिर यहाँ पे बताया जा रहा है और फिर क्या हुआ, स्मॉल छोटा सा, शेकिंग चाइल्ड मतलब डर से घबरा रहा है वो. ठीक है, तो वो बहुत डरा हुआ था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो डर के मारे रोने लगा. और वो कोई और नहीं थे बल्कि वो राइटर ही थे, वो अपने आप को खुद को बता रहे हैं. नाउ लुक एट दिस. होल्ड योर नोइस, cried a terrible voice as a man started up from among the graves at the side of the bushes. Keep still or I'll make you pay. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बी क्वाइट, कोई आवाज उसको चिल्लाती हुई सुनाई दी, चुप करो. वो बहुत डरावनी आवाज थी, राइटर ऐसा कह रहे हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि एक आदमी अचानक से खड़ा हो गया है ना. मतलब वहाँ पे खबरें थी, खबरें मतलब समझते हो ना, जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को. तो उन खबरों में से एक आदमी खड़ा हुआ जो कि बुशेस के बीच में थी और उसने बोला हाँ हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा. Right now, a fearful man all in coarse grey with a great iron on his leg, a man with no hat and with broken shoes and with an old rag tied around his head, a man who had been soaked in water and smothered in mud, limped and shivered and glared and growled, and whose teeth chattered in his head as he seized me. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो राइटर कह रहा है कि जो अपीयरेंस मैंने देखा, जो मेरे सामने एक आदमी था वो कैसा दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही डरावना आदमी था वो कहते हैं. ठीक है ना, उसने कुछ कपड़े अगर आप देखोगे तो बड़े रफ से कपड़े पहने हुए थे जो ग्रे कलर के थे. ठीक है, और वो एक बहुत बड़ी सी मेटल चेन से बंधा हुआ था. ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मेटल की चेन उसके पैरों में बांध दी गई हो. उसके पास कोई हैट नहीं थी, उसके पास शूज थे पर वो टूटे हुए थे, और साथ ही में उसने बड़े गंदे कपड़े पहने हुए थे जो उसके पूरे मुंह पर लिपटे हुए थे. ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं वो बहुत ही गीला हो रखा था, बहुत ही कीचड़ से लथपथ था, लंगड़ा रहा था. ठीक है ना, और ठंड से कांप रहा था. ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो बहुत गंदी तरीके से मुझे घूर रहा था, जैसे कि एक जानवर घूरता हो कि आओ मैं तुम्हें खा जाऊंगा. और अगर उसके टूथ के मतलब दांतों के बारे में बात करी जाए तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे कट 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 करके कपकपा रहे थे. और हो सकता है, देखो ठंड होती है तभी आपके दांत कट आते हैं. ठीक है ना, एज ही ग्राबेल्ड मी. अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब राइटर बोल रहे हैं कि उसने देखा कि इस तरह का अपीयरेंस था, वो आकर के मुझे सीज कर रहा था, मतलब ही ग्राबेल्ड मी. राइट नाउ टेल अस योर नेम सेड द मैन, क्विक गिव इट माउथ. पिप पिप सर. Show us where you live, said the man. Point out the place. The man, after looking at me for a moment, emptied my pockets. There was nothing in them but a piece of bread which he ate ravenously. Now there's a very beautiful thing. यहाँ पे क्या हुआ, जो आदमी था उसने उससे पूछा चलो चलो मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे करके. Hurry up, say it loud, जोर से बोलो, चलो चलो फटाफट मुझे अपना नाम बताओ. तो पिप पिप पिप, क्योंकि डरा हुआ था तो वो बोलता पिप, माय नेम इज पिप सर. ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं चलो चलो मुझे फटाफट बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है. वही आदमी उससे पूछने लगा है ना, दिखाते हुए कि चलो बताओ कहाँ पे है तुम्हारा घर. पॉइंट आउट द प्लेस का मतलब है शो मी एग्जैक्टली वेयर इट इज. वो से ये कहना चाह रहा है मुझे ऐसे तो कोई धोखा देने की कोशिश मत करना, मुझे स्पेसिफिकली बताना कि तुम्हारा घर कहाँ पे. जो आदमी था ना वो मेरी तरफ देख रहा था, ठीक है ना, कुछ सेकेंड्स के लिए. और उसके बाद उसने उसकी पॉकेट्स वगैरह चेक करी और पॉकेट्स में उसको पैसे वैसे तो नहीं मिले लेकिन कुछ मिला था. तो वो था एक टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा. तो उसे वो फटाफट से खा गया, जिससे देख करके उसको लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा हो. ओके, सो वही लिखा हुआ है, ही एट रेवेनसली, भयंकर तरीके से वो उसे खा रहा था. अच्छा, नाउ लुक हियर सेड द मैन, वेयर इज योर मदर. देयर सर सेड आई. ही स्टार्टेड, made a short run and stopped and looked over his shoulder. Oh, said he, coming back. Who's that? He asked, pointing. My sister, sir, Mrs. Joe Gargery, wife of Joe Gargery. The blacksmith, sir. Blacksmith? Oh, said he, and looked down at his leg. अब now look at this. अब जब उसने खाना खा लिया बहुत, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, तो उसने खाना खा लिया, राइट, क्योंकि वो बहुत भूखा था ना. वो उसको बोलता है सुनो मुझे, ठीक है ना. कैसे बोलता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है. हाँ, तो वो बोलता है मेरी मम्मी वहाँ है. जो राइटर है छोटे से बच्चे, वो बोलते हैं मेरी मम्मी वहाँ पे है, ठीक है ना. फिर वो भागने लगता है थोड़ा सा, फिर वो रुक जाता है क्योंकि वो अपने पीछे पलट करके देखता है, बोलता है ओह ही सेड एंड कम बैक. वो पीछे पलट करके देखता है, बोलता है ओह वापस आ जाओ वापस आ जाओ.
वो कौन है? ही आस्क्ड मी पॉइंटिंग, एक मतलब एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है वो कौन है? तो वो बोलता है कि अरे ये तो मेरी सिस्टर है, ठीक है ना, मेरी सिस्टर्स का नाम है मिसेस जो गागरी, ठीक है ना। नाउ इसने शादी कर ली थी किससे? जो गागरी से, एक ब्लैकस्मिथ था वो, यानी कि वो एक लुहार था। ओके, जब ये आंसर देते हैं ना तो बोलते हैं वो कि ये मेरी सिस्टर है, इसने ये मिसेस जो गागरी के नाम से जानी जाती है, इसने एक लोहार से शादी करी है जिनका नाम है जो गागरी, ब्लैकस्मिथ। हाँ, तो वो इस तरीके से बोलता है अच्छा लोहार की बात कर रहे हो। फिर वो अपने पैरों की तरफ देखता है क्योंकि उसके पैरों में एक जंजीर पड़ी हुई होती है, लाइकली थिंकिंग अबाउट गेटिंग द आयरन ऑफ। मतलब लोहार से उसके दिमाग में टच आता है कि अगर कोई मेरी पैरों की जंजीरें खोल सकता है तो वो कौन खोल सकता है? वो लोहारी खोल सकता है, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस, आफ्टर डार्कली लुकिंग एट हिज लेग ही केम क्लोज टू मी, took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me, so that his eyes looked most powerfully down into mine and mine looked most helplessly up into his. Now look here, he said, you know what a file and witless is? Yes sir. After each question he tilted me over a little more so as to give me a greater sense of helplessness and danger. अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, ऑब्वियसली वो एक बंदी है, ठीक है ना, वो अपने पैरों की बेड़ियाँ खोलना चाहता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आफ्टर स्टेयरिंग एंग्रीली एट हिज चेन लेग, मतलब अपनी जो चेन लेग थी उस पर घूरने के बाद वो राइटर के पास आया, ठीक है ना, उसने दोनों बाहें पकड़ ली उनकी और उनकी तरफ झुका ऐसे करके, ठीक है ना, सो दैट उसकी जो आंखें हैं वो उसको कायदे से घूर रही हों। एंड आई वॉज लुकिंग हेल्पलेसली अप एट हिम। अब क्योंकि वो छोटा था और आदमी बड़ा था तो वो ऐसे करके उसको देख रहा है कि मैंने क्या किया, मुझे क्यों पकड़े हुए हो, मैं तो बेचारा हूँ, ऐसा वाला। नाउ लुक हियर, अब वो आदमी उसे बोल रहा है लिसन, ठीक है ना, डू यू नो व्हाट अ फाइल एंड विटलेस आर? विटलेस रेफर्स टू फूड, ठीक है ना। यस सर आई रिप्लाई, तो राइटर रिप्लाई करते हैं हाँ हाँ मुझे पता है। हर टाइम वो एक सवाल पूछता और जैसे जैसे वो सवाल पूछता वो उसकी तरफ और झुकता चला जा रहा था, और जैसे जैसे वो उसकी तरफ झुक रहा था तो राइटर कहते हैं कि मेरे को तो और डर लग रहा था कि अभी ये क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता। राइट नाउ लुक एट दिस, you get me a file, he tilted me again, and witless, he tilted me again, you bring me both. I was dreadfully frightened and so giddy that I clung to him with both hands and said, if you would kindly please to let me keep upright sir, perhaps I shouldn't be sick and perhaps I could attend more. He did, then he held me by the arms in an upright position and went on with its terms. अब now please notice it, हर क्वेश्चन के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उसकी तरफ और ज़्यादा झुक जाता था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उनको लग रहा था कि उनके पास पावर ही नहीं है तो उन्हें मार देगा। वो उससे कहता है अच्छा सुनो, ठीक है, उसकी तरफ और झुक करके कि तुम मेरे लिए फाइल लेकर के आओगे और तुम मेरे लिए खाना भी लेकर के आओगे, ठीक है, मुझे दोनों के दोनों चाहिए। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबली स्कैर्ड थे, मतलब वो बहुत ही स्कैर्ड थे, वो बहुत ही डिजी फील कर रहे थे, ठीक है ना, और इतना ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहे थे दैट ही ग्रैबल्ड ऑन टू हिम विद बोथ हिज हैंड्स। ओके, नाउ प्लीज सर इफ यू लेट मी स्टैंड अप स्ट्रेट, अगर मुझे आप इजाजत देंगे कि मैं सीधे खड़ा रहूं, ठीक है ना, तो आई माइट नॉट गेट सिक एंड आई माइट बी एबल टू लिसन बेटर, मेरे को डर नहीं लगेगा, मैं और मतलब इम्प्रॉपर फील नहीं कर रहा हूँ और एटलीस्ट मैं आपको ध्यान से सुन पाऊंगा, ठीक है। ये he did, then he held me by the arms। अब देखो उसने इसके साथ क्या किया, अभी तक तो वो उसकी तरफ झुका चला आ रहा था और ये बेचारा डर रहा था, लेकिन अब इसने कुछ और ही हरकत करी है, ठीक है ना। when he said कि अगर आप मुझे प्रॉपर खड़ा होने देंगे तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से सुन सकता हूँ, तो उसने इसको खड़ा होने दिया, ठीक है ना, and held me by the arms and continued telling me what he wanted to do। और फिर उसके बाद उसको पकड़ करके बताने लगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तो अगर आप ये यहाँ पे देखोगे तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस के थ्रू ये जो लिखा गया है पूरा आर्टिकल है, ये छोटा सा एक्सर्प्ट है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट है ये। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देख सकते हो ऑल टोटल अगर आप इसको पूरा देखोगे तो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑल टोटल कितने हैं, यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो गए, ये 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, तो ऑल टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो कितने हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। नाउ एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। कह रहा है विच टेक्सचुअल एविडेंस टेल्स अस दैट पिप वाज ट्रेम्बलिंग। तो आपको याद है वो पिप ट्रेम्बल कर रहा था या डर से कांप रहा था, ये हम कहाँ पे बता सकते हैं,
वो देखो ना, द स्मॉल बंडल ऑफ शिवर्स ग्रोइंग अफ्रेड ऑफ इट ऑल, पहले ही पैराग्राफ में आपको ये दिया गया, ठीक है। मतलब मैं छोटा सा बच्चा पूरी तरीके से डर से क्या कर रहा था, कांप रहा था, स्टार्टिंग की ही लाइन में आपको दिया गया, ठीक है, क्लियर है ये। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट से उठाना था। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, कैन आई कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सूटेबल रीजन, द राइटर रेफर्स टू द सी एज अ सेवेज लेयर इन ऑर्डर टू टेल द रीडर दैट। अब यहाँ पर राइटर ने रेफरेंस दिया है सी का एज अ सेवेज लेयर। सो इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो सी था वो बहुत ही जंगली था, मतलब वहां पे कैसे भी चीजें आपको खतरनाक मिल सकती थी, वो डेंजरस था, अनटेम था, क्रिएटिंग अ थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर। बेसिकली राइटर आपको जब ये बोल रहे हैं ना सेवेज का मतलब ये होता है समथिंग वेरी जंगली, अनसिविलाइज, जहाँ पर लोगों को रहने या कुछ करने की समझ ना हो, राइट। तो ऐसी जगहें बहुत ही खतरनाक होती हैं, तो इस वजह से वो आपको बताना चाहते थे कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन दिस ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है द राइटर एम्फेसिस पिप vulnerability in all of the following was ways except। यहाँ पे बोला जा रहा है राइटर ने एम्फेसिस डाला है पिप की vulnerability के ऊपर हर तरीके से except one, through the description of the harsh landscape, via behavior of the frightening man, through Pip's helplessness and fear, या फिर via Pip's knowledge of the surrounding area। तो अगर आप बोलेंगे कि मतलब राइटर ने एम्फेसिस दिया है कि बच्चा कमजोर था, अब हर तरीके से वो आपको कमजोर दिखाई दे रहा है। पहले उन्होंने एक हार्श लैंडस्केप दिखाया जहां पर एक छोटे बच्चे का रहना इज क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसे करके वो बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि वो डरा हुआ था, तो डरा हुआ होने की भी रेफरेंस दे रही है कि वो कमजोर है, वल्नरेबल का मतलब ही होता है कमजोर। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है पिप हेल्पलेसनेस एंड फियर, तो वो भी उसको वल्नरेबल दिखाता है। बट पिप की नॉलेज सराउंडिंग एरिया को लेकर के अच्छी थी या नहीं थी, इससे ये नहीं पता चलता कि वो लाइक कमजोर है, वीक है या नहीं है। तो वल्नरेबल अगर दिखाया गया तो उसे हर तरीके से दिखाया गया सिवाय उसकी नॉलेज को लेकर के। छोटा था, ठीक है ना, और उसने ये बोला है कि जो एरिया में था ना, जिस एरिया में, दैट वाज अ सेवेज लेयर। यहाँ पे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज मेड इन द फ्रेज कीप स्टिल और आई विल मेक यू पे, इसका क्या मतलब है, वो उसको धमकी दे रहा है ना, सीधे खड़े रहो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे करके स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है कि वो उसको थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है, ठीक है। सो आप ऐसे समझने की कोशिश करो इसको कि क्वेश्चन हो सकता है या फिर ये एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर प्रेडिक्शन वुड इन्वॉल्व स्टेटिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब यहाँ पर एक तरीके का सचेत किया गया है कि अगर सोचो ना तुमने कोई भी गड़बड़ करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इनिशियल अपीयरेंस हाउ कैन वी से दैट द फियरफुल मैन वाज इन अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अच्छा, जब इनिशियली हम लोगों को वो आदमी दिखाई दिया तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो डिस्कम्फर्ट में था, तो अलग अलग सिचुएशन है। सबसे पहली चीज़ वो पूरी तरीके से पानी में लथपथ और मिट्टी में लथपथ था, उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर वो लंगड़ा रहा था, तो इससे भी पता चलता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर उसके दांत कटकटा रहे थे, उससे भी पता चलता है। तो जब आपको इसको लिखना होगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इट इन पैराग्राफ बिकॉज वन मार्क्स का ये आंसर है। तो आप लिखोगे he had no hat, broken shoes and soaked in water। बेसिकली टोपी नहीं थी या ब्रोकन शूज उसने पहने हुए थे, वो उसकी फियरफुलनेस को नहीं दिखाता या उसके डिस्कम्फर्ट को नहीं दिखाता, लेकिन डिस्कम्फर्ट सबसे ज़्यादा अगर उसको दिखाया गया है तो वो दिखाया गया सोक्ड इन वाटर में, स्मोदर्ड इन मड में, और लिम्पिंग एंड शिवरिंग विच शोज ही वॉज फिजिकली अनकंफर्टेबल, ठीक है। आप इससे दिखा सकते हो। हैट नहीं थी तो फिर भी एक पल के लिए रेफरेंस नहीं जाएगा, बट हाँ टूटे हुए शूज से चलना मुश्किल होता है, तभी आप लंगड़ा सकते हो, तो आप वो लिम्पिंग एंड शिवरिंग वाला ऑप्शन मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज गिव इट माउथ, स्पीक लाउडली, ठीक है ना, या फिर आप लिखोगे यहाँ पे ओपन योर माउथ वाइड, या फिर आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें से अगर आप गिव इट माउथ मतलब जोर से बोलो, ऐसे करके ना मतलब आंसर दो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेज है इट इज नॉट स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर इंक्रीज वॉल्यूम और रेफरिंग टू अ फिजिकल एक्शन लाइक ओपनिंग द माउथ, उससे मुंह खोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो बोल रहे हैं कि अपना मुंह इस सेंस में खोलो कि भाई मुझे समझ में तो आए कि तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह की अर्ज है, ठीक है ना, पिप टू गिव वर्बल रिस्पॉन्स, क्योंकि वो डरा हुआ इतना था कि वो बोल ही नहीं पा रहा था। तो अब जब कोई डरा हुआ है वो बोलेगा नहीं तो फिर आंसर कैसे मिलेगा। द मैन एट द ब्रेड रेवनसली, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट, उसकी कंडीशन के बारे में, वो बहुत भूखा था, हमें ये दिखाया जा रहा है। सो ये दिखाया जाता है कि वो एक्सट्रीमली हंग्री है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ही वाज एक्सट्रीमली हंग्री एंड डेस्परेट फॉर फूड, अपनी लैंग्वेज में लिखना। 8th वाला देखिए, व्हाट डज द मैन क्वेश्चन वेयर इज योर मदर एंड हिज रिएक्शन व्हेन पिप पॉइंट्स टू हर,
suggest about his intention. तो basically आपको यहाँ पे बताना है कि what does the man's question where is your mother and his reaction when Pip points to her suggest about his intention. तो यहाँ पर पूछा गया उसकी intention क्या थी, राइट तो बेसिकली यहाँ पर एक तरह का सजेशन आपको दिया जा रहा है कि ही इज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पिप फैमिली, ठीक है ना. एंड व्हेन ही आस्क अबाउट पिप मदर एंड लुक्स ओवर हिज शोल्डर, इट शोज सिंपली कि वो इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, वेदर दे विल बी हेल्पफुल और नॉट, है ना. क्योंकि आपको पता है उसके पैरों में बेड़ियाँ थी, तो वो बेड़ियाँ वो कैसे छुड़वाएगा. तो जैसे उसको उसकी सिस्टर के बारे में पता चलता है तो उसको ये दिमाग में नहीं आता कि मेरी बेड़ियाँ वो खोल सकती है. सो जो मैन का क्वेश्चन था उससे ही wants to find about Pip's family or Pip's surrounding, possibly to threaten or harm them or to seek help from them, ये भी लिख सकते हो. His startled reaction suggests he is cautious and calculating, indicating a hidden agenda beyond just needing help. तो बेसिकली जब भी कोई आपसे ज़्यादा सवाल जवाब करता है तो वो ये जानना चाहता है कि आप यहाँ पर किस इंटेंशन से आए हो, ठीक है ना. सो हो सकता है कि वो असेस करने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा तो नहीं है कि कोई आसपास इसकी सराउंडिंग में ऐसा हो जो मुझे रोकने की कोशिश करे और मैं अपना जो मोटो है वो कंप्लीट ना कर पाऊँ. 9th वाला क्वेश्चन देखोगे तो लिखा हुआ है हाउ डज द मैन एक्शन ऑफ फोर्सिंग पिप टू लुक अप एट हिम कंट्रीब्यूट टू द टेंशन इन द सीन. सो ऑब्वियसली जब पिप को वो बोलता है ना कि मेरी तरफ देखो, ठीक है ना, तो डरावना सीन तो होगा ना कि भाई सामने वाले पर्सन से आप डर रहे हो और आपको वो और ज़्यादा आपकी तरफ देखने के लिए बोल रहा है, तो टेंशन और बढ़ती है. सो ऑब्वियसली वो टेंशन जो थी इंक्रीज हो ही रही थी. मतलब एक एम्फेसिस था, एक पावर डायनेमिक था उन दोनों के बीच में. और जो पिप है उसको दिखाया गया है कि वो पीछे की तरफ टिल्ट हो रहा है और जो आदमी है वो उसके आगे की तरफ टिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट में जा रहा है, ठीक है ना. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप झुक रहे हो और कोई आपके ऊपर आ रहा है तो वो दिखाता है कि आप जो है कितने ज़्यादा वल्नरेबल हो और अगला वाला पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो टिल्टिंग पिप बैकवर्ड एंड फोर्सिंग आई कॉन्टैक्ट द मैन असर्ट्स डोमिनेंस एंड कंट्रोल, कि मैं कितना पावरफुल हूँ. मेकिंग पिप फील हेल्पलेस एंड वल्नरेबल. द फिजिकल इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना. हाइटेंस द फियर एंड सस्पेंस एम्फसाइजिंग द पावर इम्बैलेंस बिटवीन देम. तो इन दोनों के बीच में जो पावर इम्बैलेंस है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे आपको कंप्लीट करना था मोस्ट सुटेबल ऑप्शन के साथ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज. तो मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट अगर आप बोलोगे पिप एनकाउंटर विद अ फ्राइटनिंग मैन हु डिमांड्स इन्फॉर्मेशन, द हार्शनेस ऑफ पिप्स एनवायरमेंट, या फिर पिप स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द मैन इंटेंशन एंड स्टे काम, या फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप इन पिप्स लाइफ. तो देखो फैमिली को तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं गया, तो हम यहाँ पर ये लेंगे नहीं. आदमी की स्ट्रगल ना पहचान पाना, अगर ऐसा होता तो फिर कंडीशंस इतनी हार्श ना दिखाई गई होती हैं आसपास की. यहाँ पे हार्शनेस ऑफ पिप्स एनवायरनमेंट दिया गया, तो सिर्फ पिप एनवायरनमेंट के बारे में ही नहीं मेंशन किया गया, आदमी के बारे में भी मेंशन किया गया. सो पिप का एक ऐसी जगह पर एक आदमी से मिलना, ठीक है ना, जो उससे जो है डरा रहा है और उससे बहुत कुछ पहचानवाना चाहता है, राइट, इस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया गया है. तो हम ये वाले ऑप्शन के थ्रू जाएंगे. अब ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट. So it was of 12 marks. Now we are going ahead with another question जो हमारा 10 मार्क्स का है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है. अब ये वाला जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है आपका, इसमें आपको डेटा चार्ट दिया गया होगा, राइट. तो जनरली जो डेटा चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सर्वेज. तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होने वाला है, सर्वे के ऊपर बेस्ड होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ रिसेंट सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 2000 कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल टू एनालाइज प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट रोल्स, पर्सनल स्टार्टअप्स और फैमिली बिजनेस एंड सर्विस प्रोफेशन. The study aimed to identify trends in career aspiration, the factor influencing these preferences and their implication for workforce planning and education system. Participants were asked to rank the preferences on a 5-point scale. अब बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे तो एक स्टडी करी गई है, ठीक है ना, जो 2000 लोगों के ऊपर है. और वो कॉलेज में भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है अपना करियर जो स्टार्ट कर रहे हो. बेसिकली इसका गोल ये था ताकि ये अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह के जो जॉब्स हैं वो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं. इसमें आपकी ऑफिस जॉब्स कंपनीज़ की जो होती हैं वो भी है ना, या फिर अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर फैमिली बिजनेस में काम करना, या फिर सर्विस जॉब्स करना, है ना, लाइक बीइंग इन द आर्मी, नर्सिंग या पुलिस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जो कि आपको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. सो स्टडी कवर्ड रेस्पोंडेंट अक्रॉस अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड. Researchers ensure diversity in gender, socio-economic status and career stages to make the findings representative of a broad spectrum of opinions. Data collection involved online questionnaires and in-person interviews, ensuring a comprehensive understanding of job preferences. The data was displayed as a bar graph below. So अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर ना मतलब अलग अलग तरह की जो स्टडीज़ हैं वो करी गई हैं। मतलब सर्वे का जो मेन रोल था वो यही था, मतलब लाइक अभी यहाँ पे बताया गया, एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये जो डिफेंस हो गया, नर्सिंग हो गया, पुलिस हो गया, यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस हाईलाइट किए गए कि किस तरह का जॉब सर्विस जॉब्स के बारे में बात कर रहा है। फिर ये भी लिखा हुआ द स्टडी एम टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन करियर एस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि जो सर्वे है वो मतलब सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि ये फाइंड आउट करना है कि किस तरह की जो जॉब्स हैं वो यंग पीपल होप करते हैं कि उनको फ्यूचर में मिले, ठीक है ना। और ये भी ऐसा भी समझ में आ रहा है कि क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं विच मेड पीपल चूज देयर जॉब, मतलब किस वजह से कोई पर्सन किस तरह की जॉब को चूज करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प कर सकती है कंपनीज़ को कि वो कंपनीज़ को या फिर स्कूल को कि वो बेटर प्लान करें फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। ये भी आपको बताया गया है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लोग हैं, ठीक है ना, पीपल इन द स्टडी रेटेड देयर जॉब, वो अपनी जॉब चॉइसेस को रेट करेंगे, ठीक है ना, एक स्केल के ऊपर, जैसे 1 to 5 एक स्केल उन्होंने मेंशन कर दी है जो इस वाली लाइन में उन्होंने मेंशन करी है। अब अगर आप मतलब पैराग्राफ 2 में देखोगे तो पहले तो उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर अलग अलग लोग जो जॉब प्रेफरेंसेस हैं वो अपनी मेंशन करने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया द पीपल इन द स्टडी केम फ्रॉम बोथ सिटीज इन स्मॉलर टाउन्स, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, तो दोनों ही जगह से आए हुए हैं, गांव की बात नहीं करी गई है। दे हैड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली इनकम्स भी उनकी अलग अलग होती हैं और कल्चरल बिलीव भी उनके अलग अलग होते हैं। तो अब कौन सा बंदा कौन से थॉट के साथ आया है वो ये जज करने में मदद करेगा। सो जो रिसर्चर्स हैं दे मेड श्योर टू इंक्लूड पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर्स ऑल्सो, है ना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स ऑल्सो एंड करियर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि उनके एक्सपीरियंस कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है और उनका जेंडर कैसा है, क्योंकि पर्सन बदलता है, हालात बदलते हैं, तो जो थॉट्स होते हैं वो भी बदलते हैं। अब ये इस चीज़ में हेल्प करेगा, मतलब इट विल हेल्प अस टू शो द रिजल्ट, ठीक है ना, जिससे हमें व्यूज़ मिलेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के कि लोग जॉब्स के बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो रिसर्चर्स हैं ये कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन थ्रू बोथ ऑनलाइन सर्वेज एंड फेस टू फेस इंटरव्यूज ऑल्सो, जो कि इनको मदद करेगा कि इनको एक फुल और क्लियर पिक्चर मिल सके दैट व्हाट काइंड ऑफ जॉब पीपल प्रेफर्ड, किस तरह की लोग जॉब करना पसंद करते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो दिस डेटा वाज डिस्प्लेड एज अ बार ग्राफ बिलो, मतलब आपको यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें पूरा का पूरा डेटा मेंशन है, आप देख सकते हो, ये है आपका बार ग्राफ। तो इसमें हाईलाइट किया गया है, अगर आप नोटिस करेंगे तो लुक एट दिस, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जो ब्लैक वाले हैं वो कॉर्पोरेट हैं, ये जो ग्रे वाले हैं वो सर्विसेज वाले हैं, और ये जो थोड़ी सी डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं वो स्टार्टअप है या फैमिली बिजनेस है। तो देखो स्टार्टअप नॉट प्रेफर्ड की सबसे ज़्यादा रैंकिंग है, ठीक है ना, और लेस प्रेफर्ड की भी रैंकिंग उससे भी ज़्यादा है। न्यूट्रल की देखोगे तो आप एवरेज रहेगी, वहीं अगर आप देखोगे प्रेफर्ड की तो प्रेफर्ड वाले केस में क्या सीन रहने वाला है और हाईली प्रेफर्ड में क्या सीन रहने वाला है। तो नॉट प्रेफर्ड के केस में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप और फैमिली बिजनेस है, लेस प्रेफर्ड में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप और फैमिली बिजनेस है। न्यूट्रल में भी अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल में सर्विसेज सबसे ज़्यादा मिलेंगे, प्रेफर्ड में अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट सबसे ज़्यादा मिलेगा, और हाईली प्रेफर्ड में अगर आप जाकर के देखोगे तो सर्विसेज सबसे ज़्यादा मिलेंगी, राइट। सो अभी यहाँ पे बताया गया कॉर्पोरेट जॉब्स वर कॉमनली एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ्स। स्टार्टअप एंड फैमिली बिजनेस ऑन अदर हैंड अपील टू दोज valuing autonomy, creativity and the chance to work in more flexible environments. Service professions were perceived as fulfilling and prestigious, especially among individuals motivated by a sense of duty. तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो बार है, बार ग्राफ है, इसने हमें किस तरह से हेल्प करी है टू अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है या लोग क्या प्रेफर करते हैं। तो जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं ना, इनके बारे में बताया गया, जो ऑफिस जॉब्स हैं कंपनीज़ की, इनको ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये स्टडी एक मतलब कंसिस्टेंट इनकम देती हैं और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और ये जो जॉब्स हैं वो ऑफर करती हैं क्लियर स्टेप्स और प्लान्स फॉर करियर डेवलपमेंट एज वेल। कई बार ऐसा होता है जब हम खुद करने कुछ जाते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता है। वहीं अगर आप स्टार्टअप और फैमिली बिजनेस को देखोगे तो इन कॉन्ट्रास्ट पीपल हु लाइक इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी प्रेफर्ड स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस एंड जॉइनिंग अ फैमिली बिजनेस। ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, वो ये प्रेफर करेंगे। सो इस तरह की जो जॉब होती हैं also let them work more freely and obviously with flexible hours. इनके पास बोझ नहीं होता कि तुम्हें इतने से इतने घंटे जॉब करनी है। सर्विस प्रोफेशंस जनरली अगर आप परसीव करते हुए देखोगे तो जॉब्स लाइक नर्सिंग और द पुलिस
ठीक है ना, वर सीन एज मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टेड ऑब्वियसली, स्पेशली उन लोगों के द्वारा जो कि थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, या फिर वो लोग जो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, उनके अगर एस्पेक्ट में देखोगे तो उनके लिए ये वाली जॉब ज़्यादा अच्छी हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये सर्वे हाईलाइट करता है कुछ चैलेंजेस भी। जोग्राफिक वेरिएशंस वर सिग्निफिकेंट विद अर्बन रिस्पोंडेंट gravitating more towards corporate roles, while semi-urban participants showed a stronger inclination for service professions, and family business respondent indicated limited mentorship opportunities and lack of clarity without long-term prospect of non-corporate careers as barrier influencing the decision. So यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ 4 में आओगे तो उसमें बताया गया है जो स्टडी है वो पॉइंट आउट करती है कुछ दिक्कतों को भी, जहाँ पे क्लियर डिफरेंसेस आप देख सकते हो बेस्ड ऑन लोकेशंस। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो सिटीज़ से हैं वो कंपनी जॉब ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि जो छोटी जगह से टाउन से वो प्रेफर करते हैं सर्विस जॉब्स और फैमिली बिजनेस, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं देयर आरंट इनफ मेंटर्स और गाइडेंस जो कि उनको हेल्प कर सकें। सो दे ऑल्सो फेल्ट अनश्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स आउटसाइड ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो उन्हें लगता नहीं है कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर जाओगे तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। ठीक है, सो यही वजह है कि लोग अपनी अपनी प्रेफरेंसेस को यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करते हुए दिखाई देंगे। सो ये जो इश्यूज़ हैं ये दे मेड इट हार्डर फॉर देम टू चूज दोज करियर ऑब्वियसली, जिसकी वजह से इनको डिसीजन लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। फिर 5th वाले पैराग्राफ में देखेंगे तो आपका सबसे पहले पैराग्राफ लिखा हुआ है द फाइंडिंग प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च इन टू हाउ कल्चरल, रीजनल एंड जनरेशनल इन्फ्लुएंसेस शेप करियर चॉइसेस, राइट। सो अगर आप 5th पैराग्राफ में आएंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो रिजल्ट है इट गिव्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोर स्टडीज। रिसर्चर्स कैन नाउ स्टडी हाउ कल्चर, लोकेशन और एज जो है इट कैन इफेक्ट जॉब चॉइसेस। साथ ही साथ में जो फ्यूचर रिसर्च है दैट कैन लुक एट थिंग्स लाइक जॉब प्रेफरेंसेस बाय जेंडर, ठीक है ना, न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड हाउ अवेलेबल मेंटर्स आर, इस चीज़ पर डिपेंड करेगी। सो ये जो बेसिकली लाइन लिखा गया ना कि फ्यूचर स्टडीज कुड एक्सप्लोर फैक्टर्स सच एज जेंडर बेस्ड प्रेफरेंसेस, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, मेंटरशिप अवेलेबिलिटी एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन shaping job markets. Additionally, जो longitudinal research है this could track how these preferences evolve as respondents advance in their career. This could help educational institutions and employers develop tailored strategies to better align with the aspiration and values of young job seeker. Moreover, policies encouraging skills development and mentorship programs may bridge the gap identified in the survey, ensuring more informed career decision among youth. So basically यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो future research है ये किस चीज़ में हेल्प करेगी टू लुक एट द थिंग्स, जैसे कि जॉब प्रेफरेंसेस हो गई बाय जेंडर, न्यू टाइप्स ऑफ जॉब हो गई और कितने अवेलेबिलिटी है मेंटर्स की वो भी ध्यान रखेंगे। और तो और यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, वो किस तरीके से चेंज कर सकती है काइंड्स ऑफ जॉब की अवेलेबिलिटी को, वो भी मैटर करता है। साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि जो लॉन्ग टर्म स्टडी है कुड फॉलो हाउ जॉब चॉइसेस चेंज ओवर टाइम। दिस इज ऑल्सो द रियलिटी, है ना, सब वक्त बोलते नहीं है परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो समय समय के हिसाब से चीज़ें भी बदलती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। ठीक, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स देखोगे आप दे एडवांस इन देयर करियर्स, राइट। सो यहाँ पर मतलब आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो पीपल है इन द सर्वे दे ग्रो ओल्डर एंड गेन एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो जो स्कूल्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं बेटर प्लान्स के लिए, ताकि उनके जो प्लान्स हैं वो मैच करें यंग पीपल के साथ, है ना, उनके करियर को अचीव करने में। और जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिएट कर सकें प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग एज वेल। और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये हेल्प कर सकेंगे उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में जो कि मेंशन करी गई हैं स्टडीज़ में। साथ ही साथ में ये यंग पीपल को हेल्प भी करेगी ताकि वो अपने स्मार्टर चॉइसेस की तरफ बढ़ सकें और फ्यूचर जॉब के बारे में इन्फॉर्म्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो। ठीक है, सो ये पूरा पैराग्राफ जो है दिस इज ऑल अबाउट अ काइंड ऑफ सर्वे। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आपके देखो ऑल टोटल अगर आप देखोगे तो आपके जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के भी देखने के लिए मिलेंगे, तो ये आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते, ये खाली उनको अटेम्प्ट करने होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, राइट। सो आप देख सकते हो ये 6 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गया, आपके 7th हो गया, 8th हो गया, तो आपके ऑल टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन, ठीक है, और ये 10 मार्क्स के। तो पहला बोला जा रहा है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द सर्वे कंडक्टेड अमंग 2000 कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल। सो क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, आपसे ये पूछा गया है। सो बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है, दे वांट टू एक्सप्लोर द पैटर्न इन करियर एस्पिरेशन एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देम, कि भैया किस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ दे वोंट गेट द आइडिया दे वोंट बी एबल टू हेल्प देम।
तो अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे पैटर्न्स को करियर एस्पिरेशन में और उनके फैक्टर्स को नहीं समझेंगे तो दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो अगर आपको वापस इसमें अगर मैं जाऊं, ठीक है ना, पैसेज का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, तो आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं हमारा अगला सवाल की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्टडी एंश्योर डाइवर्सिटी इन जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड करियर स्टेजेस टू मेक द फाइंडिंग्स। ऑब्वियसली आप यहाँ पर लिख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये जो स्टडी है, it ensures diversity in gender, socio-economic status and career stages to make the findings representative. This is very important. Fill in the blanks के बारे में बात कर लेते हैं। The profession preference for which policy makers primarily need to provide encouraging incentive is what? तो obviously यहाँ profession preferences देखोगे, for which policy makers primarily need to provide encouraging incentive is, तो it is for startups and फैमिली बिजनेस। अब ये अज्यूम करोगे फ्रॉम द पैसेज ओनली, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है दैट दे हैड लेस क्लैरिटी एंड मेंटरशिप। इसमें लेस क्लैरिटी होती है, ठीक है ना, और मेंटरशिप भी यहाँ पर आप देखोगे तो वो भी क्या होती है, लेस होती है। अब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन द रिसर्चर्स यूजेस द फ्रेज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस in the line to make the findings representative of a broad spectrum of opinion, the researcher refers to what? So वो diversity की बात कर रहा है, ताकि उन्हें background के basis पर, gender के basis पर, socio economic status के basis पर उन्हें diversity मिल सके। वहीं अगर आप जाओगे बार ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना, तो कह रहा है based on bar graph which of the following statements best reflect the correct trend in job preferences, तो आपका आंसर जो है ना वो ऑप्शंस में से कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला। सर्विस प्रोफेशंस हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट मार्किंग देम एज हाईली प्रेफर्ड कंपेयर टू कॉर्पोरेट जॉब्स। तो आपका ये जो बार ग्राफ बनाया गया ना, वही आपको हाईलाइट कर देगा। ये देखो दिस वन, दिख रहा हो ना, हाईली प्रेफर्ड में जाओ आप, आपको क्या दिख रहा है, सर्विसेज दिख रहे हैं ना, तो सर्विसेज प्रोफेशंस कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, हाईयर परसेंटेज के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप उनको कंपेयर करोगे किससे, कॉर्पोरेट से, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा डेटा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कौन सा लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है बेस्ड ऑन द बार ग्राफ ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द करेक्ट ट्रेंड इन जॉब प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर तो हम लोग ये कर चुके हैं। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डज द रिसर्चर एसोसिएट स्टार्टअप एंड फैमिली बिजनेस विद इंडिविजुअल्स हु वैल्यू ऑटोनॉमी। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था ना, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लाइक आपको ABCD में से आंसर करना था, तो इसका आंसर होगा दे अलाउ इंडिविजुअल्स टू इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजंस एंड इनोवेट, दैट्स व्हाई द रिसर्चर एसोसिएट स्टार्टअप्स एंड फैमिली बिजनेस विद इंडिविजुअल्स हु वैल्यू ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई इंडिपेंडेंसी के साथ आप वर्क कर सको। रिया, अब यहाँ पे एक आपको केस स्टडी दिया गया है, रिया विशेस टू हैव अ रेगुलर सैलरी एंड डिफाइंड ग्रोथ इन हर करियर, व्हाई इज अ कॉर्पोरेट जॉब बेटर स्टडीड फॉर हर कंपेयर्ड टू जॉइनिंग स्टार्टअप फैमिली और फैमिली बिजनेस। तो ऑब्वियसली आपको पता है जो कॉर्पोरेट जॉब होती है ना, वो काफ़ी हद तक बेटर सूटेड रहती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। ऑब्वियसली आपको पता है एक स्टेडी सैलरी आती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ भी होता है विद क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। सो इस वजह से आप बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट जॉब ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर आप स्टार्टअप की बात करोगे तो वो हायर रिस्क पे होती हैं, इरेगुलर इनकम होती है, ठीक है ना, और फिर लेस डिफाइंड प्रोग्रेशन भी होता है, तो जो ऑब्वियसली इस हिसाब से बेस्ट नहीं बैठेगी। सो रिया को अगर रेगुलर सैलरी चाहिए तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड जॉब के लिए जाना पड़ेगा जो कॉर्पोरेट में ही मिलती है। सो व्हेन द रिसर्चर सेज रेस्पोंडेंट इंडिकेटेड लिमिटेड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज, व्हाट डज शी और ही मीन बाय लिमिटेड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत जरूरी भी है अगर आप इसको देखोगे तो। सो आपके ऑप्शंस मल्टीपल दिए गए, उसमें से आप ये वाला चूज करोगे, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टू गाइड करियर पाथ। मेंटरशिप नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, रिस्पोंडेंट इंडिकेटेड लिमिटेड मेंटरशिप, दैट मीन्स इनको गाइड करने वाला इनके करियर पाथ के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ माइट फर्दर स्टडीज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एम्पावर यूथ टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हो दैट जो फर्दर स्टडीज होती हैं ऑन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, they would provide insights into new and evolving career opportunities only, जिससे यूथ को मदद मिलेगी कि वो अपनी एस्पिरेशन को क्या कर सके, अलाइन कर सके विद देयर मार्केट डिमांड्स। ठीक है ना। वहीं रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनको हाईलाइट, मतलब दिस कुड हाईलाइट द टूल्स लाइक जैसे वर्चुअल ट्रेनिंग हो गया,
या फिर AI ड्रिवन करियर गाइडेंस हो गए, या फिर रिमोट वर्क टेक्नोलॉजीज हो गई, है ना, या फिर जो करियर रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेसिबल बनाना हो गया, ये सब में इनको हेल्प मिलेगी। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो स्टडीज़ हैं, दीज स्टडीज़ हाउ माइट फर्दर स्टडीज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एम्पावर यूथ। सो आप बोल सकते हो बाय प्रोवाइडिंग अपडेटेड नॉलेज अबाउट न्यू करियर ऑप्शंस एंड skills in demand. So these studies can help youth align their education and aspiration with future job markets, improving their chances of success and satisfaction in their careers, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। आपको पूछा गया है यहाँ पे कोई ऑप्शन चूज करना है that is not addressed in this study. The purpose of the survey, the impact of gender on career preferences, regional and demographic variation in preferences, या फिर challenges faced by respondent, या फिर the methodology used for data collection. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीज़ आपको हाईलाइट नहीं करी गई है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन करियर प्रेफरेंसेस। करियर प्रेफरेंसेस में जेंडर का क्या इम्पैक्ट है ये नहीं हाईलाइट किया गया। बाकी आप पर्पस ऑफ द सर्वे भी गिवन है ना, और साथ ही साथ में रीजनल और डेमोग्राफिक वेरिएशंस भी गिवन है प्रेफरेंसेस के बेसिस पर। वहीं अगर आप देखोगे तो चैलेंजेस भी मेंशन किए गए हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो भी बताए गए हैं डेटा कलेक्शन के लिए। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो हम लोगों ने यहाँ पर रीडिंग सेक्शन कर लिया हमारा, और रीडिंग सेक्शन के बाद हम चलेंगे हमारे राइटिंग सेक्शन पर। तो ऑब्वियसली आपको नोटिस राइटिंग आती है, 4 नंबर की होती है ये। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिसमें से आपको दोनों में से कोई एक ही चूज करना होता है, राइट। तो ऑब्वियसली आपका 4 नंबर का अगर है तो आपके जो मार्क्स हैं उनका बेसिस भी डिसाइड कर लिया जाएगा। तो सबसे पहला होता है फॉर्मेट। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है। सो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ नोटिस, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होता है कि ये 4 मार्क्स की आएगी, ठीक है ना, 4 नंबर की ये है। तो अब आपको सबसे पहला काम ध्यान रखना है कि आपका जो 1 मार्क होगा वो फॉर्मेटिंग का होगा। 1 मार्क्स विल बी ऑफ फॉर्मेट, और फॉर्मेट में आपको क्या करना है, इसको बॉक्स में रखना है, ठीक है ना। आपने बॉक्स में रखना है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फिर बीच में सेंटर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ में आप डेट ऑफ इशू ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर देना। मतलब आपको डब्ल्यूज़ के आंसर देने होते हैं, किसको लिख रहे हो, ठीक है ना, कब है इवेंट, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, और कहाँ पर है ये। और लास्ट में आप डेजिग्नेशन और सिग्नेचर भी करते हो बॉटम लेफ्ट में विद द ऑथराइजेशन नेम। सो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन NOO, यहाँ पे नोटिस लिख हो गया, ठीक है। बाकी डब्ल्यूज के आंसर्स करोगे, W आंसर्स, और साथ साथ में लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी। ये आपका फॉर्मेट है। तो आपके 2 हैं, मैंने दोनों ही यहाँ पर लिए हुए हैं। देखो पहले वाले में बोल रहा है आप दलजीत कौर हैं, मेंबर ऑफ द टीन वेलबींग एसोसिएशन चंडीगढ़। एसोसिएशन इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पोएट्री क्लासेस एवरी संडे मॉर्निंग एट द कम्युनिटी हॉल टू एनकरेज क्रिएटिविटी अमंग young residents. Write a notice about 50 words informing the resident of the event and inviting registration including all necessary details. देखो ऑब्वियसली आपको डिटेल्स तो अपने हिसाब से ही लिखनी होती है, बट इसको ध्यान रखना। देखो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने नोटिस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ द इशू आप यहीं पर ही लिखना चाहो तो आप लेफ्ट साइड में लिख दो डेट ऑफ द इशू, आज की डेट। जैसे आज 30 जुलाई तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेफ्ट कॉर्नर में 30 जुलाई पूरा 2025। ये भी आप मेंशन कर देना क्योंकि आपका जो फॉर्मेट अभी आया है उसमें ये लिखना है, ठीक है। अब ना आपको डब्ल्यू सारे मेंशन करने हैं, तो आप क्या लिखोगे, द टीन वेल बीइंग एसोसिएशन चंडीगढ़। कौन क्या ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इज ऑर्गेनाइजिंग व्हाट, अ फ्री पोएट्री क्लासेस, कब, एवरी संडे मॉर्निंग, ठीक है ना। टाइम दिया गया है फ्रॉम 10 AM to 12 PM, और तो और यहाँ पे बताया गया कहाँ होगी, कम्युनिटी हॉल में। तो देखो मैंने डब्ल्यूज के आंसर दे दिए, हु इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, where it is organized and when it is organized, right? The initiative अब थोड़े बहुत हाईलाइट कर दो क्योंकि 50 वर्ड्स में लिखना है। तो ये जो इनिशिएटिव है, the seems to encourage creativity among young residents interest, अब ये लिखना जरूरी होता है, जो इंटरेस्टेड है वो आ जाए, क्योंकि किसके लिए लिखा जा रहा है ये भी बताना होता है ना। सो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स आर इन्वाइटेड टू रजिस्टर एट, मतलब कोई वेबसाइट दे देना, ठीक है ना, या फिर आकर के किसी टीचर वीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अभी लिख देना। क्लासेस शुरू होंगी इसी संडे से, नाम यहाँ पे लिख दिया दलजीत कौर, मेंबर टीन वेल बीइंग एसोसिएशन। बॉक्स में इसको बंद कर देना जो जरूरी है। मैंने डेट नहीं लिखी थी, आप डेट लिख देना क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखना जरूरी है। सेकंड में आपसे बोला गया था, आप इमेजिन कर लीजिए कि आप कौन है, कीर्ति हैं, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंटल क्लब ऑफ ABC स्कूल। तो यहाँ पे अथॉरिटी दिया गया है, आपका स्कूल एक इको फीस्टा ऑर्गेनाइज कर रहा है अवेयरनेस रेज करने के लिए अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड का, ठीक है ना। स्टूडेंट्स
को पार्टिसिपेट करवाना है आपको वेरियस एक्टिविटीज़ में, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देखो ना, ABC स्कूल मदुरई एनवायरमेंटल क्लब ऐसे करके आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाल दोगे, ठीक है ना, और नोटिस डाल दोगे। ये इको फीस्टा है, याद रखिएगा। यहाँ पर डेट डाल देना 30 जुलाई 2025। Our school is organizing Eco Fiesta to raise awareness about environmental issues। तो कौन क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है ये बता दिया आपने। फिर कब, 10 अगस्त को, कितने बजे से कितने बजे तक वो मेंशन कर दिया। अगर यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया तो आप अपने मन से टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ होगा, स्कूल ग्राउंड्स में ही होगा। स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जा रहा है, किसके लिए लिखा जा रहा है तो बता रहे ना, स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इको थीम्ड एक्टिविटीज एंड सेटअप फूड स्टॉल, ठीक है। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड कीर्ति, सेक्रेटरी एनवायरमेंटल क्लब। सो आप बहुत ध्यान से देखना, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नोटिस आपको बीच में ही लिखना है। फिर उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालनी है। मैंने इको फीस्टा इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं हाईलाइट कर सकूँ कि किस चीज़ के बारे में ये था। नाउ नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो अब नोटिस के अलावा जो सेकंड चीज़ आती है वो आता है इन्विटेशन। तो इन्विटेशन में भी आपके पास 2 इन्विटेशन होते हैं, चॉइस होती है। अब इन्विटेशन कोई भी आ सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर उनके रिप्लाई। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एज द कल्चरल सेक्रेटरी विघ्नेश कुमार ऑफ JK स्कूल जमशेदपुर ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर द एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल इन्वाइटिंग गजेंद्र हंसदा an acclaimed local musician to perform and judge the event. Provide the essential detail in about 50 words। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सिंगल पर्सन का इन्विटेशन गया है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को। तो गजेंद्र हंसदा को जा रहा है ये, तो ये लेटर फॉर्मेट में जाएगा क्योंकि आपको पता है VIPs के लिए जब आप लिखते हो है ना, या चीफ गेस्ट के लिए लिखते हो तो आपको क्या करना होता है, उसको लेटर फॉर्मेट में लिखना होता है, वो भी फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में जाता है ये, ठीक। अब देखो फॉर्मल लेटर में आप सेंडर्स एड्रेस डालोगे, डेट डालोगे, उसके बाद आप एड्रेस ऑफ एड्रेस ही डालोगे, फिर वही आपका सैल्यूटेशन जाएगा और फिर उसमें W's मेंशन कर दोगे कि कौन, क्यों, कहाँ, किस लिए इन्वाइट किया गया, और लास्ट में वही सिंसियरली सब्सक्रिप्शंस डाल दोगे। तो मैंने यहाँ पे JK स्कूल जमशेदपुर ले लिया जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था। 30 जुलाई को इन्होंने ये लिखा, किसको लिखा, गजेंद्र हंसदा अक्लेम्ड म्यूजिशियन को। एड्रेस आप अपने मन से फेक डाल देना, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपको पैराग्राफ में दिया नहीं गया था, आप डाल देना XYZ नियर बाय समथिंग समथिंग। तो डियर मिस्टर हंसदा, अब क्योंकि देखो फॉर्मल लेटर है तो हमेशा फॉर्मल इनविटेशन आपका 3rd पर्सन में होता है। तो JKL स्कूल कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू ग्रेस द एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल एज द चीफ परफॉर्मर एंड जज। द इवेंट विल बी हेल्ड ऑन 15 अगस्त 2025 एट द स्कूल ऑडिटोरियम, जो कि कितने बजे स्टार्ट होगा, इतने बजे। तो आप देख रहे हो कौन किसको इन्वाइट कर रहा है, हु इज इन्वाइटिंग हुम ये मेंशन कर दिया, कब और कहाँ होने वाला है ये मेंशन कर दिया, है ना। और फिर उसके बाद हमने ये भी लिखा कि आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइएगा जरूर, एक रिक्वेस्ट कर दी कि आपका आना जरूरी है, ठीक है ना। तो योर प्रेजेंस विल ग्रेटली इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स, ठीक। और आपको ये भी मेंशन कर दिया गया कि किस लिए इनवाइट किया जा रहा है, कौन किसको इनवाइट कर रहा है, किस लिए। तो हु इज इनवाइटिंग हुम, फॉर व्हाट, व्हेन एंड वेयर। 5 W's कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने एक अपना एंथुसियाज्म दिखा दिया, दैट हाउ मच यू आर एंथुसियास्टिक टू इनवाइट हिम। सिंसियरली या योर सिंसियरली विघ्नेश कुमार, कल्चरल सेक्रेटरी JK स्कूल जमशेदपुर। नहीं लिखा हो तो कुछ फेक डेजिग्नेशन भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो बीना बेदकर नाम दिया गया है, करेंटली रिसाइडिंग एट 45 अशोक विहार नागपुर, एड्रेस दिया हुआ है। आपको इन्वाइट किया गया था इनॉग्रेट करने के लिए साइंस एग्जीबिशन एट योर आमा मैटर नेशनल पब्लिक स्कूल, मतलब आपके स्कूल में ही मुंबई में। आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो ऑब्वियसली ये भी लेटर में ही जाएगा, आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो वही आपका लेटर फॉर्मेट में जाएगा, तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ एड्रेस ही डाल दिया। तो 45 अशोक विहार नागपुर 30 जुलाई 2025 प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ऑब्वियसली स्कूल के लिए जाएगा तो स्कूल के प्रिंसिपल को ही लिखोगे। डियर सर और मैडम, अब ये 3rd पर्सन में ही जा रहा है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर का ही रिप्लाई है। मिसेस बीना बेदकर ग्रेटफुली एक्नॉलेजेस द इन्विटेशन टू इनॉग्रेट द साइंस एग्जीबिशन एट नेशनल पब्लिक स्कूल हर एल्मा मैटर। शी इज honored and gladly accept the invitation. She looks forward to participating in this esteemed event. अब देखो कोई और इनके बिहाफ पर लिख रहा है, इसलिए 3rd पर्सन में गया हुआ है। तो योर सिंसियरली ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस बीना बेदकर। इनके पास टाइम नहीं है तो क्योंकि स्पेशल पर्सन है, VIP पर्सन है, कुछ महान हस्ती आपको दिखाया जा रहा है, तो 3rd पर्सन में अगर आप दे भी रहे हो तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि आप जब भी योर सिंसियरली करके नीचे लिखो तो किसी के बिहाफ पे लिखा गया है ये बता दो। तो ये था आपका इन्विटेशन। वहीं अगर आप चले जाएंगे तो आपको फिर उसके बाद ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2 चॉइस है ना। एक आपको खास ख्याल रखना होता है इस चीज़ का कि आप ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो है कह रहा है यू आर प्रणव चौहान रिसाइडिंग एट 13A गोल बाजार जैसलमेर। आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को of the nation today highlighting the need to assess sports talent at a young age by sports teachers and coaches to ensure that talent does
not go unrecognized, emphasize the importance of grooming young sports persons to create a larger pool of talented athletes for the future. आपको एक लेटर लिखना है, खुद के आइडियाज लेकर के, क्लूज आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो स्पॉटिंग नेचुरल एबिलिटीज ड्यूरिंग फॉर्मेटिव years, building foundational skills early for long-term success, instilling discipline, teamwork and sportsmanship from a young age, creating a larger pool of skilled athletes for future, building a strong sports culture and national pride. ये सारे क्यूज आपको लेने हैं, राइट। तो आपको लेटर लिखना है। अब लेटर के दो चॉइसेस आते हैं, लेटर टू एडिटर लिखना होता है या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखना होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो मैंने यहाँ पे आपको लेटर का फॉर्मेट पता है, सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दी, एड्रेस ऑफ एड्रेस ही डाल दिया, एडिटर को जा रहा है तो ऐसे ही लिखोगे, है ना। एडिटर में ये जरूर लिख देना द एडिटर, द नेशन डेली या द नेशन टुडे, न्यू दिल्ली। आपके फॉर्मेट बहुत क्लियर होने चाहिए। देखो जब आप लाइक इन्विटेशन लिख रहे होते हो तो 1 मार्क्स आपका फॉर्मेट का होता है, 2 मार्क्स कंटेंट के होते हैं और 1 मार्क्स स्पेलिंग एरर और ग्रामर का होता है। सेम गोज फॉर नोटिस राइटिंग ऑल्सो। बट जब आप लेटर टू एडिटर लिख रहे होते हो तो 1 मार्क्स फॉर्मेट का होता है, 1 मार्क्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का होता है, 2 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं और 1 मार्क्स आपका वही एक्यूरेसी का होता है, ग्रामर और आइडियाज़ और स्पेलिंग एक्यूरेसी का, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप शुरू कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट डालना है। अब सब्जेक्ट क्या डालोगे आप, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली असेसमेंट एंड ग्रूमिंग ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट, ठीक है। ये मैंने यहीं से उठाया हुआ है, ये देखो यहाँ से उठाया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग यंग स्पोर्ट्स पर्सन टू क्रिएट अ लार्जर पूल ऑफ टैलेंट। सो यहीं से ही मैंने उठा दिया, ये देखो, नीड टू एक्सेस स्पोर्ट्स टैलेंट एट अ यंग एज बाय स्पोर्ट्स टीचर्स। आप ये भी डाल सकते हो, नीड टू एसेस स्पोर्ट्स टैलेंट एट यंग एज, ये भी डाल सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल आपने जब भी लिखना शुरू करना है एडिटर को तो आप यहीं से शुरू करोगे, थ्रू the columns of your esteemed newspaper, I wish to highlight the need for early identification and grooming of sports talent in India. तो आप सबसे पहले हाईलाइट करोगे कि न्यूज़पेपर की हेल्प लेकर के आप हाईलाइट करना क्या चाहते हो, ठीक है ना। इट इज क्रूशियल दैट स्पोर्ट टीचर्स एंड कोचेस असेस द नर्चर यंग एथलीट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स व्हेन नेचुरल एबिलिटीज बिगिन टू एमर्ज। तो बहुत कम एज में जब उनकी नेचुरल एबिलिटीज डेवलप कर रही होती हैं तभी टीचर को उनका असेसमेंट करना जरूरी होता है। आपने स्टार्टिंग में ये हाईलाइट कर दिया, ठीक, मतलब आपने जो भी अपनी मुद्दा था उसको हाईलाइट करते हुए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब सेकंड वाले में देखिए आप क्या लिखेंगे, स्पॉटिंग टैलेंट अर्ली अलाउज चिल्ड्रन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स। अब इससे फायदे क्या क्या होते हैं, एक तो फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, एसेंशियल होती हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्पोर्ट्स में। एडिशनली बिगिनिंग अर्ली हेल्प्स इंस्टिल इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज। ये सब आपको दिया गया था क्यूज में, क्वालिटीज दैट शेप नॉट जस्ट बेटर एथलीट्स बट रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ये अलग अलग तरीके से इनको हेल्प करती हैं। तो पहले पैराग्राफ में मैंने अपना मुद्दा हाईलाइट किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड वाले में मैंने इससे फायदे बता दिए। लास्ट में लिखा है बाय इन्वेस्टिंग इन यंग टैलेंट। अगर आप इन्वेस्ट, मतलब इससे फायदा क्या होगा, अगर आप यंग टैलेंट पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग एक लार्जर और मोर कॉम्पिटिटिव पूल ऑफ स्किल्ड एथलीट्स बना सकते हैं, विच विल इन टर्न स्ट्रेंथन द स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। इससे जो हमारी कंट्री है उसमें स्पोर्ट कल्चर अच्छा डेवलप हो जाएगा। सच एफर्ट विल नॉट ओनली इन्हांस नेशनल प्राइड बट ऑल्सो हेल्प इंडिया अचीव ग्रेटर सक्सेस ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो खत्म कर दिया थर्ड पैराग्राफ में, इनको बेनिफिट्स बता दिए। उसके बाद लास्ट में आई होप माई व्यूज विल फाइंड स्पेस इन योर पब्लिकेशन। आपके पब्लिकेशन में मुझे कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बात करी है। एंड ब्रिंग दिस मैटर टू अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, और ये जो मैटर है वो हायर अथॉरिटीज के पास भी जाएगा। योर सिंसियरली प्रणव चौहान। नाम नहीं दिया गया हो तो फेक लेना, दिया गया है तो वही यूज़ करना। सेकेंड देखिए, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर जॉब दिया गया है, आपको बताया जा रहा है कि आप लक्ष्मी हो कानपुर से, ठीक है ना, 51/A सेकेंड फ्लोर पे रहते हो आप, शालीमार विहार दिल्ली। सॉरी, लक्ष्मी कपूर दिया गया, मैं कानपुर पढ़ देती। सो यू आर लक्ष्मी कपूर फ्रॉम 51/A सेकेंड फ्लोर शालीमार विहार दिल्ली। आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलता है अर्बन इको में, ठीक है ना, और वैकेंसी निकली हुई है जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की एट अ लीडिंग मार्केटिंग फर्म। तो आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है इस पोजीशन के लिए, और कुछ यहाँ पर आपको डिटेलिंग दी गई है जैसे कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपके रेज्यूमे में ये दिया गया है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में ग्रेजुएशन किया हुआ है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, ये है। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं बोला गया है, लेकिन बट प्रायर एक्सपोजर टू डिजिटल मार्केटिंग इज एन एडवांटेज। साथ ही साथ में ये बताया गया है डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको टीम वर्क करना आना चाहिए,
ठीक है ना, कॉन्टैक्ट्स में ये मेंशन किया गया है। तो आप ना सबसे पहले मतलब लेटर का तो देखो, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख रहे होते हो तो कवर लेटर, फिर उसके बाद आपका रिज्यूमे जाता है। तो कवर लेटर पूरा आपका फॉर्मल लेटर की तरह होता है, आपने लेटर टू एडिटर जैसे लिखा था, यहाँ पे आप सेंडर्स एड्रेस डालोगे, फिर ये आ गई आपकी डेट, फिर यहाँ पर आप डालोगे एड्रेस ऑफ एड्रेसी। तो एड्रेस ऑफ एड्रेसी किसका डालोगे, जो हायर कर रहा होगा, तो हायरिंग मैनेजर HR को ही डालोगे ना। तो हायरिंग मैनेजर ट्रेंड सेटर्स डिजिटल एजेंसी 12B ग्रीन स्ट्रीट। अगर आपको नहीं दिया गया एड्रेस ऑफ एड्रेसी तो फेक डाल दीजिए, बस दिल्ली का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने जो भी हेडिंग डालनी है, सब्जेक्ट डालना है, वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच थिंग, जैसे यहाँ पे जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का था तो वो डाल दिया। डियर सर और मैडम लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप कौन हो और आप क्या क्या करने आए हो यहाँ पर। सो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट ट्रेंडसेटर डिजिटल एजेंसी एज एडवर्टाइज्ड इन द अर्बन इको। With a graduate degree in marketing and a keen interest in digital marketing, I believe I have skills and enthusiasm to contribute positively to your team. तो आप क्या हो और आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपने पहले मेंशन करना है, थोड़ा बहुत अपने आप को हाईलाइट करवाते हुए। सेकंड, अब अपने बारे में बताने लगोगे कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है। तो कंप्लीट किया हुआ है बैचलर्स डिग्री मार्केटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई गेन्ड अ सॉलिड फाउंडेशन इन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आपके पास क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन्होंने बोला था स्किल्स में, तो वो भी है। which I have further enhanced by attending workshops and online courses in social media marketing and content creation. Although I do not have a formal work experience, बताया गया कि कोई work experience नहीं है तो वो लिख दो। I have volunteered, मतलब लेकिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे काम किए हुए हैं सोशल मीडिया मैनेज करने का, ठीक है ना, फॉर लोकल NGO which helped me gain practical exposure. मैं कॉन्फिडेंट हूँ that my strong communication skills, ability to work collaboratively in terms and अब यहाँ पर आप लास्ट में ना मतलब पहले आपने हाईलाइट कर दिया, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता दिया, और लास्ट में आप बोलोगे कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो कंपनी के लिए। सो आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो एबिलिटी है कुल टीम के साथ वर्क करने की वो बहुत अच्छी है, और डेफिनेटली आप लर्न भी बहुत अच्छे से करना चाहते हो और आप डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बताओगे कि आपने एक रिज्यूमे अटैच किया हुआ है, ठीक है, और आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक, वो आपने लास्ट में मेंशन कर दिया अटैच में रिज्यूमे। अब थैंक यू करोगे आप कि मेरी एप्लीकेशन आपने कंसिडर करी और मैं आपसे एक पॉजिटिव रिप्लाई का होप करता हूँ। सो आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ट्रेंडसेटर डिजिटल एजेंसी। फिर लास्ट में योर्स फेथफुली ट्रूली ये सब लिख लो। ट्रूली वैसे बेसिकली आपका उसके लिए जाता है लेटर टू एडिटर के लिए, बट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे भी। फेथफुली लक्ष्मी कपूर, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना हो तो डाल देना, लेकिन बायोडेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बायोडेटा बीच में भी लिख सकते हो, बायोडेटा को बॉक्स में रखना इंपॉर्टेंट है। अपना नेम डालना, एड्रेस डालना, फ़ोन नंबर जो भी डाल सकते हो। अगर आप डालना ही चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 97567XXXXX इस तरीके से, ठीक है ना। प्लस ईमेल आईडी भी अगर आपको डालनी है तो जो भी नाम है, जैसे लक्ष्मी कपूर नाम है तो लक्ष्मी @123 करके डाल देना। डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने अपना ये सब मेंशन करना होता है। एग्जाम कौन सा दिया, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी दी, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज और ग्रेड मेंशन करने होते हैं। फिर स्किल्स लिख देना जो उन्होंने ऊपर मेंशन करी हुई है, एक्सपीरियंस लिख देना, ठीक है ना, और साथ ही साथ में आप लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं ये लिख देना, हॉबीज़ लिख देना, साथ में डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ठीक है। और हाँ, अगर आपने रेफरेंसेस डालने तो रेफरेंसेस मेंशन कर देना जो आपको दिए गए हो। आई hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief। डेट डाल दो आज की और प्लेस डाल दो और सिग्नेचर कर दो लास्ट में। इस तरीके से आपका पूरा आप रिज्यूमे क्लोज कर सकते हो। प्रॉपर ये फॉर्मेट होता है जिस तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा जब आप अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रहे हो तो रिसेंट टू ओल्डेस्ट पे जाना। जैसे यहाँ पे देखो, पहले बी आपने ग्रेजुएशन वाला लिखा, फिर 12th वाला लिखा, फिर 10th वाला लिखा, ये बेस्ट माना जाता है। अब आप नीचे आओ, अब आपके पास दो ऑप्शंस है, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में से कुछ एक करने का। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मेंशन किया गया है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द एजुकेशनल लैंडस्केप, द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम एंड इंटरैक्टिव tools has made the education more accessible and engaging। You are नूरन शेख, आपको बताया जा रहा है कि आप नूरन शेख है, आपको आर्टिकल लिखना है मैगजीन के लिए। देखो अब यहाँ पर आर्टिकल लिखने के लिए आ गया आपके पास, है ना। ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेटर एंड डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, राइट एन आर्टिकल यूजिंग योर ओन आइडियाज एज वेल एज द क्यूज गिवन। तो क्यूज कौन कौन से, स्टूडेंट का एंगेजमेंट, एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपको अपनी हेडिंग डालनी होती है और ये हेडिंग के साथ साथ एक बायलाइन डालनी होती है। तो यहाँ पर
आपको जो मेजर डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द एजुकेशनल लैंडस्केप मेंशन किया गया ना, तो यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन का पावर आपको हाईलाइट करना है। तो आप लिख सकते हो द पावर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, और भी किस चीज़ में, एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एजुकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये भी आपकी हेडिंग जा सकती है। बाय नूरन शेख जरूर डाल देना जिन्होंने लिखा है। तो आप सबसे पहले आप इंट्रो दोगे, इंट्रो देने के बाद थोड़ा सा हाईलाइट करोगे किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, फिर उसके बाद आप जो बेनिफिट्स बता सकते हो बेनिफिट्स बताओ, फिर उसको आप एंड करोगे। मतलब प्रॉपर्ली होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से लिखो आर्टिकल राइटिंग को। अगर आर्टिकल राइटिंग को आप प्रॉपर्ली नहीं लिख रहे होते हो तो फिर प्रॉब्लम फेस करते हो आप, ठीक है। तो जब भी आप लिख रहे हैं, टाइटल, बायलाइन, एक इंट्रोडक्टरी पैरा होना चाहिए, फिर डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक होना चाहिए, फिर कंक्लूडिंग पैरा होना चाहिए। तो जो मतलब जो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है उसमें आप क्या करते हो, कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स लिखते हो, कुछ सेंटेंसेस लिखते हो, फिर उसका एक्सपेंशन करते हो। वहीं जब डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक करते हो तो उसमें डिस्कस करते हो अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है ना। उसके कॉजेस के बारे में डिस्कस कर सकते हो, इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप अपने कुछ एविडेंसेस भी बता सकते हो। कंक्लूड करोगे तो अपना ओपिनियन, कमेंट्स, ये सब चीज़ें मेंशन करोगे, ठीक है। रिकमेंडेशन और सॉल्यूशंस भी दे सकते हो, होप भी दे सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है, बट एंडिंग ऐसी ही होनी चाहिए। तो देखो मैंने शुरू किया, इन रिसेंट ईयर डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड द एजुकेशनल लैंडस्केप। किस तरीके से डिजिटल कम्युनिकेशन ने एजुकेशनल इंडस्ट्री को पूरा बदल के रख दिया। वर्चुअल क्लासरूम टू इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी हैज रीशेप्ड हाउ नॉलेज इज शेयर्ड, रिसीव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। What was once confined to traditional blackboards and textbook has now evolved into dynamic, accessible and engaging ecosystem of learning। तो किस तरीके से जो टेक्स्ट बुक थी वो अब हमारी कंप्यूटर्स में बदल गई हैं। ये आपने पहला पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया। सेकंड में देखो, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इम्पैक्ट्स ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन है स्टूडेंट एंगेजमेंट। लोगों का एंगेजमेंट बढ़ गया, स्पेशली स्टूडेंट्स का। चाहे आप इंटरैक्टिव टूल्स देखो, क्विजेस के, पोल्स के, डिस्कशंस फोरम्स के, एजुकेशनल गेम्स के, कीप स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्वड इन लर्निंग प्रोसेस। ये आप अपने स्कूल में भी जो चीज़ें फील कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, वो भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मल्टीमीडिया कंटेंट, वीडियोस, एनिमेशन एंड वर्चुअल सिमुलेशन एड्स डेप्थ एंड क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स। जैसे पिक्चर देखने में इंटरेस्ट आता है ना, आप पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मेकिंग लर्निंग नॉट जस्ट ईजियर बट मोर एंजॉयबल। मजा भी आने लगा है लोगों को पढ़ करके। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू रिटेन व्हाट दे लर्न एंड अप्लाई प्रैक्टिकली। ऑब्वियसली ना, देखो विजुअलाइजेशन काफी हेल्प करता है इंसान को प्रैक्टिकली चीजें समझने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव आल्सो मेड एजुकेशन सिग्निफिकेंटली मोर एक्सेसिबल। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट और अनप्रिविलेज्ड एरियाज कैन अटेंड क्लासेस ऑनलाइन, एक्सेस स्टडी मटेरियल्स एंड कनेक्ट विद एक्सपर्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द ग्लोब। कभी कभी बारिश होती है या फिर आप देखते हो कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है जहाँ पे घर बैठ करके आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है ना। एक्सेस स्टडी मटेरियल एंड कनेक्ट विद एक्सपर्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द ग्लोब। लर्नर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज और हेल्थ चैलेंजेस ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो मतलब एक जो इंक्लूसिविटी है ना वो भी फील करने के लिए मिलती है जब आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे होते हो। तो इस सेंस में जो डिजिटल टूल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ब्रिज एजुकेशनल गैप्स एंड डेमोक्रेटाइज नॉलेज एज वेल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रोल्स हैं टीचर्स और स्टूडेंट का, वो भी इवॉल्व हो गया है। टीचर्स अब सिर्फ कंटेंट ही डिलीवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो फैसिलिटेटर्स भी हैं, क्यूरेटर्स भी हैं एंड गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग प्रोसेस को। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर ओन लर्निंग। वो जाते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फिर दे राइट, तो इससे इंगेजमेंट बढ़ रहा है ना। तो दे आर रिसर्चिंग, पार्टिसिपेटिंग इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड। सो दिस शुड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंस एंड अ स्ट्रॉन्गर लर्निंग पार्टनरशिप। तो मैंने बड़ा लिखा हुआ है बट आप इसको छोटा कर सकते हो, बट आप नोटिस करना एंड देखो मैंने कैसे किया हुआ है। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज सीन इन लर्निंग आउटकम्स विद टूल्स फॉर tracking progress, personalized feedback and data driven teaching strategies. Students are performing better in developing deeper understanding of the subject. Online platforms often allow for self-paced learning, helping students master topics at their own speed while reinforcing their strength and addressing their weakness. तो यहाँ पर आप अपने वो बता रहे हो, कमेंट्स दे रहे हो, अपने ओपिनियंस लिख रहे हो कि कैसे ये अच्छा है ना। इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इन कंक्लूजन डिजिटल कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली रीडिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशन but also reimagined its very essence as we continue to innovate and adapt. The synergy between technology and education promises a future where learning is inclusive, interactive and infinitely more effective. तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उसमें सोल्यूशन अगर नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो खुद ही एक सोल्यूशन के तौर पर दिया गया है, तो आप अपने ओपिनियंस और कमेंट्स कर दो, तो वो परफेक्ट रहता है एंड में, ठीक है ना। तो आपने देखा किस तरीके से बीच में मैंने आइडियाज डेवलप किया। आप कोशिश करना 3 बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दो, वो भी सफिशिएंट है।
नाउ अगर आप सेकंड वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया द कल्चरल फेस्टिवल इन एलिमेंट स्कूल कोची वॉज हेल्ड रिसेंटली टू सेलिब्रेट द स्कूल अचीवमेंट्स एज द सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर देवाकी फर्नांडिस राइट द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट दो तरह की होती है, मैगजीन और स्कूल। यहाँ पर स्कूल मैगजीन स्कूल की मैगजीन के लिए लिखने के लिए आई है। डिटेलिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फेस्टिवल, आपको रिपोर्ट लिखनी है अपने आइडियाज़ पोर करते हुए और इन क्यूज को यूज करते हुए। तो ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है, सिग्निफिकेंस यूज करना है, परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन लिखना है, पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट लिखना है, ओवरऑल सक्सेस लिखना है। तो एक हेडलाइन तो आएगी, है ना, विद बायलाइन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ टैलेंट एलिमेंट स्कूल कल्चरल फेस्टिवल। आप चाहो तो उसको छोटा कर दो कल्चरल फेस्टिवल इन एलिमेंट स्कूल, खत्म, इतना भी लिख सकते हो, बाय देवकी फर्नांडिस। और अगर इनका आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर ये क्या है तो सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर लिख दो। तो सबसे पहले आप बताओगे कि क्या हुआ, फिर आप, और हमेशा याद रखिएगा जब भी मैगजीन स्कूल मैगजीन के लिए आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो वो हमेशा पास्ट में होती है। तो आप हेडलाइन लिखेंगे और फिर बायलाइन लिखेंगे और फिर रिपोर्टिंग प्लेस एंड डेट भी लिख देंगे। अगर ये मैगजीन के लिए ना हो करके न्यूज़पेपर के लिए होती तब तो स्पेसिफिकली आप डेट और प्लेस डालते ही डालते, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपका 1 मार्क्स वही आपका फॉर्मेट का होता है, 1 मार्क्स आपका कंटेंट का होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का होता है, राइट। इसमें हु, वेयर, व्हाट, नाउ, है ना, व्हाट डिड दोस, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसने ऑर्गेनाइज किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप मेंशन करोगे। सबसे पहले बताओगे द वाइब्रेंट कैंपस ऑफ एलिमेंट स्कूल Kochi came alive last week as students, teachers and parents gathered to celebrate the much anticipated cultural festival 2025. आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और इसको एग्जैजरेटेड लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड विद मेटिकुलस प्लानिंग, बहुत ही केयरफुल प्लानिंग करी गई थी, एंड स्पिरिटेड एंथुसियाज्म, एनर्जी लोगों की बनी हुई थी। फेस्टिवल वाज मोर देन जस्ट एन एनुअल इवेंट, मतलब जैसे एनुअल इवेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा था, ये एग्जैजरेट कर रहे हो, ध्यान रखना। ये एक ट्रिब्यूट था टू द स्कूल अचीवमेंट्स एंड शोकेस ऑफ इट्स कल्चरल रिचनेस। फाइन, आगे देखेंगे तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थीम क्या था इसका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिफ्लेक्टेड ब्यूटिफुली इन एवरी एलिमेंट फ्रॉम डेकोर एंड परफॉर्मेंसेस टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, चाहे डेकोरेशन की बात करें चाहे परफॉर्मेंसेस की बात करें। फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया था प्रिंसिपल के द्वारा, जिनका नाम है मिसेस शालिनी मेनन। एक एक चीज करोगे, जिन्होंने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन एंड होलिस्टिक एजुकेशन। व्हाट फॉलोड वाज एन एरे ऑफ एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस। अब पहले इन्होंने आकर के सब कुछ बताया इवेंट के बारे में और क्यों इवेंट रखा गया, और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस होने लगी, एग्जीबिशंस होने लगे, एक्टिविटीज होने लगी जो कि ऑडियंस को एंगेज रखी, कैप्टिवेटेड थ्रू आउट। द स्टेज परफॉर्मेंसेस इंक्लूडेड क्लासिकल and contemporary dances, soulful music renditions, skits in multiple languages, and a spectacular fashion show inspired by Indian heritage. The art and craft exhibition displays creative works by students from all grades. तो हर जगह के लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट को भी हाईलाइट किया अपना, ये भी लिखोगे, मतलब हर क्लास के बच्चों ने। शोकेसिंग द इमेजिनेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू रिसाइकल्ड आर्ट, तो वो अपना आर्ट किस तरीके से दिखा रहे हैं वो भी बता सकते हो आप। तो उन्होंने रिसाइकल करके मटेरियल को यूज़ किया, वो भी आप बता सकते हो। What made the festival truly special was the active participation of students across all age groups. सबसे मज़ेदार ये था कि सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, है ना। बैक स्टेज ड्यूटीज़ भी लोग मैनेज कर रहे थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एग्जिबिट्स भी अच्छे से हो रहे थे, स्टूडेंट ओनरशिप ले रहे थे इस रिमार्केबल प्रोफेशनलिज्म और एंथुसियाज्म की। टीचर्स और पेरेंट्स ने भी ज्वाइन किया हुआ था, लेंडिंग देयर सपोर्ट टू एवरी एक्टिविटी एंड एनकरेजिंग यंग टैलेंट्स। मतलब टीचर्स तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, उसके साथ पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। फेस्टिवल को कंक्लूड करना ज़रूरी है आपको, तो कंक्लूड किस तरीके से किया गया, अवार्ड सेरेमनी के साथ। टू ऑनर स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सीलेंस, तो आप बताओगे कि किस तरीके से यहाँ पर हुआ। तो लास्ट में एंडिंग हमेशा ऐसा भी कर सकते हो आप कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, चाहे वो प्रेजेंट थे, चाहे वो अवार्ड्स थे, कुछ भी हो सकता है, या फिर पेरेंट्स को भी रिकग्नाइज किया गया, ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सीलेंस फर्दर एम्फसाइजिंग द स्कूल्स कमिटमेंट टू nurturing well-rounded individuals. In every sense, the cultural festival 2025 was a resounding success and a perfect blend of celebration, creativity and collaboration. ये खाली highlight नहीं करता आपको diverse talent within school, but also strengthen the spirit of community and pride in element school family. तो आप पूरा conclude करोगे कि किस तरीके से सबका engagement इसको एक बहुत ही powerful event में convert कर चुका था। So ये हो गया आपका राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट, जिसमें दोनों चीज़ें एक्सप्लेन है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द लिटरेचर सेक्शन, जो कि आपका 40 नंबर का आने वाला है। पहला आपका एक पोम दिया गया है, और पोम में ये माय मदर एट 66 वाली पोम दी गई है। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ। आपको याद होगा
कि इन्होंने अपनी मम्मी को देखा, राइटर ने, कि उनके बगल में बैठी हुई हैं, ऊँग रही हैं, वो बता रही हैं कि कितनी ज़्यादा मेरी मम्मी कमज़ोर हो गई हैं, जो बिल्कुल डेड लग रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट डज द इमेजरी ऑफ एशन फेस ऑफ द मदर सजेस्ट अबाउट द फिजिकल कंडीशन। ऑब्वियसली एशन फेस का मतलब क्या है, राख जैसा फेस हो गया था, मतलब जिसको आप पेल कलरलेस बोल सकते हो। सो आप बोलोगे कि वो वीक, पेल और एज दिखाई दे रही थी। जैसे बोलते हैं ना, बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उनके चेहरे से रंग उड़ जाता है, खून ही नहीं होता उनकी बॉडी में, तो वो दिखाया गया है। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमेजरी ऑफ द एशन फेस ऑफ द मदर सजेस्ट दैट शी इज फिजिकली वीक, पेल एंड एज इंडिकेटिंग द फ्रेलिटी। वीकनेस दिखा रहा है कि उनकी डिक्लाइनिंग एज की वजह से वो कितनी कमजोर हो गई हैं। अब इसको कंप्लीट करना है आपको, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। स्पीकर यूजेस द वर्ड रियलाइज्ड सजेस्ट दैट द अवेयरनेस। अचानक से उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, तो ये सडन रियलाइजेशन था, डिले, देर में नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक से ये हुआ। सो आप सडन वाला वर्ड यूज करोगे। सो ये जो अवेयरनेस थी, ये दिखते ही उनके दिमाग में फौरन आई। Can I, how does the phrase merry children spilling out of their home contribute to the tone of the passage? ये बता रहे हैं कि यंग एज में कितनी एनर्जी होती है। तो phrases merry children spilling out of their homes contribute a contrast to the tone of the sadness and concern by introducing a lively joyful image emphasizing the vibrancy of youth against the aging of the mother. So आप दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, पहली ये यंग एज को दिखा रहे हैं, एंथुसियाज्म को दिखा रहे हैं, और दूसरा ये कॉन्ट्रोडिक्शन है टू द ओल्ड एज ऑफ द मदर से। यहाँ पे सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। Can I, the primary theme highlighted in the extract is the dash as the narrator reflect on her mother's frailty and aging. So ये जो प्राइमरी थीम है ये हाईलाइट किया गया है, जो प्राइमरी थीम हाईलाइट किया गया है वो दिखाया गया है इनएविटेबिलिटी, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग, या इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस। कोई अगर आपकी ज़िंदगी से जा रहा है ना, आप उसको रोक नहीं सकते, है ना, क्योंकि जो उम्र है और जो किसी को जाना है इस दुनिया से, वो होना ही है, उसे आप बदल नहीं सकते। What can be inferred about the emotional state of the speaker in the extract? तो इमोशनल स्टेट के बारे में बात करोगे तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, लाइवलीनेस ऑफ द सराउंडिंग नहीं, कंसर्न्ड अबाउट हर मदर ऑब्वियसली बोल सकते हो, ओवरवेल्म्ड बाय अ सेंस ऑफ एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है अ काइंड ऑफ पेन, दर्द, या फिर प्रीऑक्यूपाइड विद थॉट्स अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो देखो ना, यहाँ पर अगर इमोशनल स्टेट हाईलाइट करोगे आप राइटर की या पोएट की, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो एक्चुअली में सफ़र कर रही हैं, शी इज़ एक्चुअली सफरिंग, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो अपनी मम्मी को जाते हुए अपने सामने देख रही हैं, शी इज़ इवन नॉट एबल टू सेव हर, क्योंकि उनको पता है कि इंसान बूढ़ा होता है और मौत उसको आती है। सो डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है, ये हटा दोगे आप, प्रीऑक्यूपाइड भी नहीं है, कंसर्न्ड हो सकती हैं अबाउट मदर्स, लेकिन मदर की एज को लेकर के, है ना, लेकिन वो मदर की डिस्कम्फर्ट को लेकर के कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट नहीं है, वो तो जैसे ही हैं वो बेहाल हैं ही। तो यहाँ पर आप प्रेफर्ड आंसर क्या लिखोगे, हो गया ये। अब नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू द MCQ क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, सब कुछ सही है एक क्लौते को छोड़ करके। कंपेरिजन टू अ कॉप्स हाईलाइट द स्पीकर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ठीक है। सेकेंड, द पोएट मेक्स एक्सक्लूसिव यूज ऑफ मेलांकोलिक इमेजरी इन द गिवन लाइन्स, क्या बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई नहीं है वो। द स्पीकर्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स अ रिलेटेबल पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, द यूनिवर्सलिटी ऑफ द पोम्स मेक्स द लाइन रिलेवेंट टू द रीडर्स। भाई एक चीज़ है, उन्होंने इसको ओवर मेलांकोलिक नहीं किया, उन्होंने बहुत जेन्युइन और रियल फेस दिया हुआ है। सो आप बोलोगे वाइल द एक्सट्रैक्ट कंटेन्स मेलांकोलिक इमेजरी, एशन फेस like a corpse, so it also include contrasting lively imagery as well, merry children spilling out of their homes। तो अब आपका यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है ना, अगर मेलांकोलिक होता तो सब कुछ साइड साइड दिखा रहे होते, बट मेलांकोली के साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा एंथुसियाज्म में दिखाया है, सो उसको कंप्लीट मेलांकोलिक नहीं बोल सकते हो आप। सेकंड भी आपका देखो ना, आंट जेनिफर्स टाइगर से रिलेटेड है, और ये थर्ड पैराग्राफ है, जब वो मर जाएंगी, ठीक है ना, उनके टेरिफाइड हैंड्स पड़े रहेंगे, ऐसा वाला। सो यहाँ पे पूछा गया है टेरिफाइड हैंड्स का मतलब क्या है। तो टेरिफाइड हैंड्स अगर आप बताओगे तो इट्स अ काइंड ऑफ सिनेक्डोक। यहाँ पे मतलब हमें बताया जा रहा है कि जो आंट जेनिफर है ना, ये अपनी पूरी जिंदगी ना डर, एंजाइटी और ऑपरेशन के साथ जीती रही हैं, ठीक है ना, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो उनकी शादी थी वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव थी, अनहैप्पी थी, ठीक है। तो टेरिफाइड हैंड मतलब, terrified hands actually are the symbols of is the symbol of Aunt Jennifer as whole, है ना, because it has been showed that कि Aunt Jennifer is completely
fearful, she was in anxiety and depression and oppression just because of the toxic marriage. सेकेंड देखेंगे, आपको ये कंप्लीट करना है. टाइगर्स प्राउड एंड प्लेफुल मोमेंट रिफ्लेक्ट कि वो आज़ाद हैं, उनके अंदर करेज है, हिम्मत है, जो आंट जेनिफर के अंदर नहीं है. एग्जामिन ब्रीफली हाउ टाइगर्स इन द पैनल कॉन्ट्रास्ट विद द आंट जेनिफर्स एक्सपीरियंसेस. ऑब्वियसली आंट जेनिफर को देखोगे तो वो वीक हैं, वो फियरफुल हैं, ठीक है ना, उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, बट ये सब कुछ टाइगर्स के पास है. तो आप बोलोगे टाइगर्स बोल्ड हैं, फ्यूरलेस हैं, फ्री हैं, प्रांस कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली फॉरेस्ट में, जो शार्पली कॉन्ट्रास्ट दिखाता है आंट जेनिफर से, जो कि फियर, ऑपरेशन और कन्फाइनमेंट में है. वहीं अगर आप देखो, इसको आपको फिल करना है, कहना द फ्रेज स्टिल रिंग्ड रेफर्स टू बोथ द लिटरल शेप ऑफ द एम्ब्रॉयडरी पैनल, वेडिंग बैंड ऑन अ फिंगर. वो जो वेडिंग बैंड उन्होंने पहना हुआ है ना, उसकी वजह से वो पूरा बन चुकी है. सो यहाँ पे स्टिल रिंग को आप एक्चुअली किस चीज़ से दिखाओगे? लिटरल वेडिंग बैंड ऑन हर फिंगर एंड द फिगरेटिव रिंग ऑफ कंस्ट्रेंट एंड ऑर्डियल्स इम्पोज्ड बाय हर मैरिज. सो वो बंधन दिखा रहा है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ स्टूडेंट वर टू इंटरप्रेट द वर्ड प्रांसिंग in the real world context, which of the following would be the best presentation? An employee working under the pressure, a soldier standing firm and ready for the battle at the frontier, a child playing freely in the park unburdened by responsibilities, या फिर a bird trapped in a cage. ये भी बंधन है, ये भी बंधन है, ठीक है ना, और आप लड़ने जा रहे हो युद्ध पर, ये भी एक तरह का प्रेशर सीकिंग एनवायरनमेंट है. तो फ्री हो जहाँ पर आप, वो आपका सही आंसर है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. Kera, what does the poet imply about the art in the line the tigers in the panel that she made will go on prancing? इसका मतलब ये है कि भाई आंट जेनिफर तो मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी ड्रॉ किया हुआ है, मतलब जो उनका इनर सोल है, वो हमेशा जगमगाता रहेगा. सो आंसर विल बी व्हाट? आर्ट इज अ टाइमलेस एक्सप्रेशन. नॉन लिविंग थिंग ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकती है. सो ये आउटलिव करेगी क्रिएटर को, कॉन्टिन्यूइंग टू एम्बडी देयर स्पिरिट एंड डिजायर्स. मतलब आंट जेनिफर मर जाएंगे, लेकिन उनकी अंदर की जो थॉट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, वो जिंदा रहेंगे. ठीक है. नाउ लुक एट दिस पैराग्राफ. ये थर्ड लेवल से लिया गया है. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन स्टाइल बिल. तो ये वाला सीन है जहाँ पर वो अपने अमाउंट को चेंज करवाने के लिए जाता है, क्योंकि इसे वापस जाना होता है गिल्सबर्ग. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डज चार्लीज इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब मोनोटोनसनेस, to the cost of old style bill and his focus on the price of eggs in 1894 suggest about his view of the past. right? ये पहला क्वेश्चन है. फिर उसके बाद कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है सेंटेंस को, फिर कुछ आयरनी के बारे में पूछा गया है. ठीक है, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया दैट इज बेस्ड ऑन MCQ. तो व्हाट डज चार्लीज इंडिफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ ओल्ड स्टाइल वाले का आंसर करोगे अगर आप, तो चार्ली का जो फोकस था वो अंडे के प्राइस पर था, rather than old bill suggests that he views the past as a simpler, more affordable time and he is nostalgic about everyday life rather than material wealth. उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता था, उसके लिए मैटर करता था कि वो कितनी अच्छी लाइफ जी सकता है. और वो ये चीज़ सोच पा रहा था कि जब वो गिल्सबर्ग जाएगा, वहाँ पर जो अंडे हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत सस्ते हैं, तो उसको लग रहा था कि वहाँ पे लाइफ जीना इज क्वाइट ईजियर दैन हियर. सो वो मटेरियल वेल्थ की तरफ उतना फोकस्ड नहीं है. ठीक है. सो आप अपने आंसर में इस चीज़ को हाईलाइट करोगे कि किस तरीके से चार्ली जो है वो दिखा रहा है कि कितना अफोर्डेबल है और कितना सिंपल है पास्ट. ठीक है ना, जहाँ पर चीज़ें सस्ती भी हैं और उससे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादा रिलैक्स्ड है. सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो चार्ली हैज़ बीन अनसक्सेसफुल इन फाइंडिंग द कॉरिडोर टू द थर्ड लेवल डिस्पाइट हिज रिपीटेड अटेम्प्ट्स इन केयरफुल सर्चिंग. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंट एफर्ट एट लोकेटिंग इट लिख सकते हो. ठीक है ना, या फिर रिपीटेड अटेम्प्ट्स एंड केयरफुल सर्चिंग भी लिख सकते हो. कह रहा है वेयर इज द irony in Lusa's reaction to Charlie's search for the third level in the extract. तो आपको ये वाली लाइन याद होगी, द irony lies in the fact that लूसा पहले परेशान होती है, घबराती है और इस चीज़ की रिक्वेस्ट करती है कि चार्ली थर्ड लेवल ना ढूंढे, फिर बाद में लेकिन दोनों वीकेंड पर थर्ड लेवल सर्च कर रहे होते हैं. तो ये आयरनी है कि जो इंसान इनिशियली उस चीज़ को बोल रहा था नहीं रिसर्च करना, और अब वो रिसर्च कर रहा है. सो आयरनी लाइज इन लूसा's disbelief and dismissal of Charlie's discovery, treating it as childish fantasy, while the third level represent our longing for escape and simpler times. ठीक है. आप लूसा को ही कनेक्ट करके बता देना कि पहले वो वरीड थी और बाद में फिर वो खुद ही ढूंढना शुरू कर देती है. कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन. द फ्रेज आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प सजेस्ट अ फाइंडिंग कंफर्ट इन अ हॉबी दैट इज फैमिलियर. तो बेसिकली ये आपका MCQ क्वेश्चन था ना, तो MCQ क्वेश्चन में अगर आप ऊपर चले भी जाओगे तो आपको ये बताना है इनमें से आंसर. तो आप या द फ्रेज आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प कलेक्शन सजेस्ट व्हाट,
suggest a very simplest form of this. Options are available also here, है ना. तो options के हिसाब से आपका जो आंसर जाएगा वो finding comfort in a hobby that is familiar. वो comfort find करने की कोशिश कर रहा है उस hobby में जो कि उसको क्या लग रही है, familiar लग रही है. So that's why answer will be A. अब ये हो गया आपका. अगेन आप देखो यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट मिस्टर लाम से रिलेटेड आपको एक पैरा दिया गया जिसमें अगेन आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए. मिस्टर लाम laughed, what do you see? Nothing, said Derry. That's nothing. You see nothing. That's what you see. A face that's ugly, a face that makes people turn away. That's what you see. You don't see me. You see the face and that's all. यहाँ पे वो दोनों में एक क्या बोल सकते हो, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि आप जो सोच रहे हो और मैं जो सोच रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और ये भी बता सकते हो आप कि किस तरीके से मिस्टर लाम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं डेरी को. तो उसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे विद 1 MCQ. पहला है व्हाट इज़ द मेन मैसेज गिवन बाय मिस्टर लाम इन दिस कॉन्वर्सेशन, कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर लाम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपीयरेंस सब कुछ नहीं होता. ठीक है ना, आपको अपीयरेंस के अलावा जो ब्यूटी है उसको देखना ज़रूरी है. So the main message is about understanding oneself beyond physical appearance. Mr. Lamb encouraged Derry to look deeper and recognize his true worth. वो क्यों है इस दुनिया में, वो किस लिए आया हुआ है, rather than just outward look. अच्छा, what might Derry be thinking as he look at the ground? Select the most appropriate option. Maybe Mr. Lamb is right. Do I only see my face? तो ये दिखाने की कोशिश करे कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो डेरी था वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं गलत हो सकता हूँ. ठीक है ना. अब यहाँ पर थर्ड देखो, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको. बाय क्वेश्चनिंग मिस्टर लाम डेरी सॉट क्लैरिटी फॉर हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग. ठीक है ना. मिस्टर लाम रिस्पॉन्स सजेस्ट कर रहा है दैट ही सीज डेरीज फेस एज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ हु इज ही. ओके, हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग. हाउ वुड, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, मैं वापस क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, आप ऐसे समझो उसको. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करने के लिए बोला गया बाय क्वेश्चनिंग मिस्टर लाम डेरी सॉट डैश फॉर हिज ओन थॉट. तो क्या डेरी सॉट करता है, क्लैरिटी मिल गई ना उसको. ठीक है, ही गॉट द क्लैरिटी कि वो है क्या. एक वर्ड में आपको डिफाइन करना था बेसिकली. ओके, चलो. How would the impact of Mr. Lamb final words have changed if he had not smiled? बिना स्माइल के भी मिस्टर लैम के जो वर्ड्स थे वो हार्शर और लेस कंफर्टिंग दिख रहे हो. Reducing the warmth and the sense of reassurance they provide, the smile adds kindness and gentle encouragement, making his message more hopeful and gentle. So basically ये जो exchange है वो रिवील कर रहा है कि जो डेरी है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है अंदर से, और वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है अपने खुद के अपीयरेंस से, जबकि मिस्टर लैम जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कि भाई तुम इंसान हो. ठीक है ना, चैलेंजेस लाइफ में आते हैं बट तुम्हें अपने स्कार के बियॉन्ड भी तुमको देखना पड़ेगा. तो हाउ वुड द इम्पैक्ट ऑफ मिस्टर लैम फाइनल वर्ड्स हैव चेंज्ड एंड इफ ही हैड नॉट स्माइल, का आप इस तरीके से आंसर करोगे. ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट वाला देखोगे, दिस इज 1 पैराग्राफ जिसमें आपको कह रहा है एक्सट्रैक्ट आपको रीड करना है. शी सेड this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो ये आपका rat trap seller वाला पैराग्राफ है जिसमें आपको याद होगा एडला विल मेंशन rat trap seller को बुलाती है और फिर वो आ जाता है. तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं आपके सिलेक्शंस के साथ. लेट्स मूव फॉर दी आंसर्स बेसिकली. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द फ्रेंडली मैनर एडला एग्जिबिट्स टुवर्ड्स द rat trap. तो आप सेकंड और फोर्थ को लेकर के चलोगे जिसमें आपने देखा होगा कि उसने एक तो वो रिस्पेक्टफुल भी थी और दूसरा वो काइंड भी थी. कैन आई फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. द पेडलर थ्रू द फर कोट ओवर हिज ड्रैग्स एंड फॉलोड एडला आउट टू द कैरेज एंथुसियास्टिकली. ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन लेकर के चलोगे. वापस आ जाए क्या इधर, ये देखो ये वाला एंथुसियास्टिकली, साइलेंटली या रिलक्टेंटली. तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, इट विल बी द पेडलर थ्रू द फर कोट ओवर हिज रैग एंड ही जस्ट मूव्ड ऑन. एंथुसियास्टिकली से बेटर आपके लिए यहाँ पर साइलेंटली भी आ सकता है. तो अ काइंड ऑफ दोनों ही ऑप्शंस बेस्ट रहेंगे आपके, बट मोर कि वो इतना कन्विंस हो गया था कि वो चुपचाप चल दिया. आप साइलेंटली प्रेफर करना. ठीक है ना. हाउ डिड पेडलर feel towards Edla after accepting the fur coat and making a statement.
वो ना समझ पा रहा था कि कितनी कंपैशनेट है एडला वेलमैनसन, तो वो रिकग्नाइज करता है और अप्रिशिएट करता है उसके कंपैशन को. What might have been most likely reason that blacksmith were astonished when the peddler accepted the coat and left with Edla? Because उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था या उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पेडलर है वो एक्सेप्ट कर सकता है जेनरोसिटी और ट्रस्ट, स्पेशली गिवन हिज रफ अपीयरेंस एंड सस्पिशियस कैरेक्टर ऑल्सो. ठीक है ना, आप इस तरीके से बोल सकते हो या आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि जो पेडलर था वो एक पुअर वेगबॉन्ड था, रैग्स में था, ठीक है ना, और उसको ट्रीट किया जाना रिस्पेक्ट से, जेनरोसिटी से, जिस तरीके से एडलर ट्रीट कर रही थी वो बहुत अनयूजुअल था. सो दैट्स वाई यू कैन से दैट कि थोड़ा शॉकिंग हो सकता है. सो व्हाट माइट हैव बीन द मोस्ट लाइकली रीजन द ब्लैक स्मिथ वर एस्टोनिश्ड, तो वो क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि उनको थोड़ा सा आयरॉनिकल लग रहा था, एक गरीब इंसान को इतनी इज्जत भी मिल सकती है क्या, ऐसा वाला. जस्टिफाई दैट द गिल्ट वॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ द पेडलर सेंस ऑफ एविल फोरबोर्डिंग. देखो मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली में उसके अंदर रिग्रेट भरा हुआ था, उसने क्रोफ्टर के घर से जो पैसे चुराए थे. सो क्योंकि उसके जो थॉट्स थे वो पूरी तरीके से रिवील कर रहे थे रिग्रेट, एंजाइटी, कि उसने जो क्रोफ्टर है उसके घर से चोरी करी हुई है, तो ये उसके ऊपर ना बहुत बर्डनसम था कि मतलब वो उसको बार बार गिल्ट में डाल रहा था. तो अब इसको प्रॉपर्ली लिखोगे, द पेडलर गिल्ट्स ओवर स्टीलिंग द मनी मेड हिम बिलीव ही वाज ट्रैप्ड इन अ रैट ट्रैप. उसको लग रहा था क्योंकि उसने पैसा चुराया है, अब वो पैसा चुरा करके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फंस गया है, तो यानी कि वो आगे भी फंसेगा. दैट्स व्हाई ही वाज थिंकिंग ऑफ फोरबोर्डिंग, मतलब आगे बुरा होने वाला है. ठीक है, और उसको लगता है कि उसने ये सब कुछ गलत खुद से ही किया है और अब वो पनिशमेंट और मिसफॉर्च्यून तो उस तक आएगा ही आएगा. ठीक है ना, जो कि उसको सेंस ऑफ एविल, एविल का मतलब है आगे जो भी होगा वो बुरा होगा, दुष्परिणाम झेलने की बात कर रहा है वो अपने लिए. Complete the following suitably. When the peddler says, I will never get out, his statements stems from his guilt over stealing that fellow's money and his fear that he will remain caught in a life of crime and disappear. So basically, आप जो ये 6 वाला statement देख रहे हो ना, Edla's kindness and the situation at the Maynard's house might lead to his exposure as a thief. ठीक है, दैट्स वाई ही इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट. आप ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, बेसिकली आपको समझ में आएगा तब थोड़ा और अच्छे से. यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द पेडलर सेज आई विल नेवर गेट आउट, हिज स्टेटमेंट्स स्टेम्स फ्रॉम हिज गिल्ट और स्टीलिंग दैट फेलोज मनी एंड हिज फियर दैट. उसका डर क्या था वो आपको हाईलाइट करना है ना, तो आप वही जो डर है वो हाईलाइट कर रहे हो. उसका डर ये है कि वो फंस गया है, ठीक है ना, इन अ लाइफ ऑफ क्राइम एंड डेस्पेयर. अब वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, उसको ये लग रहा होता है. सो ये भी कंप्लीट हो गया आपका, है ना. अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड. तो ये गोइंग प्लेसेस का पैराग्राफ है आपका. यहाँ पर जो सोफी है उसका छोटा भाई ये बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. फिर एक MCQ दिया गया है, फिर उसके बाद थर्ड वाला स्टेटमेंट देखेंगे आप, तो आपको ब्लैंक फिल करनी है. फिर फोर्थ वाले स्टेटमेंट में भी आपको ब्लैंक फिल करनी है. फिर 5th और 6th क्वेश्चन का आपको आंसर करना है. तो पहला वाला ब्लैंक वाले में जो फिल करोगे ना आप, द लिटरल मीनिंग कन्वेड बाय अ फ्रेज द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज इज द अराइवल ऑफ नाइट. यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से रात आ चुकी थी. ओके, नेक्स्ट देखो आप, व्हाट वाज द मदर मोस्ट लाइकली थिंकिंग व्हेन शी साइड. सो लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट इफ मनी डिड ग्रो ऑन ट्रीज. We can only wish we have never had enough anyway. Our struggles will never end no matter what Sophie dreams of. ये स्टेटमेंट्स आप अपने दिमाग में लेकर के चलोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि वो टोन ऑफ रेजिग्नेशन की तरफ जा रहा है. ठीक है ना. ऑप्शन 3 अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दे रहा है फाइनेंशियल हार्डशिप का. और ऑप्शन 5 अगर आप देखोगे तो मदर की अवेयरनेस को दिखा रहा है कि द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ सोफीज ग्रैंड ड्रीम्स गिवन देयर सर्कमस्टांसेस, ये हाईलाइट किया जा रहा है. तो 1st, 3rd और 5th लोग आप एक बार वापस से इसको देख भी लो ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए. लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट इफ मनी डिडंट ग्रो ऑन ट्रीज. लाइफ अलग होती अगर पैसा पेड़ पे उगता. ठीक है ना. आई विश ही वुड स्टॉप ट्रबलिंग माई डियर सोफी. ऐसा तो नहीं सोच रही थी मम्मी, बच्चा परेशान कर रहा है दूसरा. We can only wish we have never had enough anyway. तो उनके साई करने का ये भी रीज़न हो सकता है कि हम खाली उम्मीद ही कर सकते हैं, हमारे पास कुछ होगा नहीं. आई एम टू टायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू सच कमेंट्स. वो पहले ही कोई कमेंट नहीं कर रही थी.
उनके जो स्ट्रगल है वो कभी एंड नहीं होंगे, वो ये हाईलाइट करना चाह रही है अपने साई से। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनके साई करने के, नॉट वन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला देखते हैं। द डेलिकेट बो ऑन सोफीज मदर एप्रन एंड हर क्रूक्ड बैक हाईलाइट्स द थीम ऑफ रेजिलियंस थ्रू हार्डशिप। मतलब परेशानियां रही लेकिन फिर भी वो डटी रही, ठीक है ना। तो आप या तो आप अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। जो डेलिकेट बो है सोफी की मदर पर, एप्रन सिंबलाइजेस ग्रेस एंड ब्यूटी, व्हेयरएज हर क्रूक्ड बैक रिप्रेजेंट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ हर लाइफ, ठीक है। तो आप इनमें कंट्रास्ट भी शो करना चाहो तो आप दिखा सकते हो, कंट्रास्ट भी। एप्रन दिखा रहा है कि वो कितनी कंसिस्टेंट है अपनी जॉब के साथ, और दूसरा जो उनका कंधा झुका हुआ है, टूटी हुई रील की हड्डी है, वो दिखा रही है कि कितना उन्होंने प्रॉब्लम्स झेली हैं। द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट करेक्टली कैप्चर्स सोफीज इमोशनल रिस्पॉन्स टू द कंट्रास्ट बिटवीन हर ड्रीम्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ अ करंट सर्कमस्टांसेस इज ये वाली लाइन। दिस इज सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, I want to live in a big house with flowers in front of it, or a similar line expressing Sophie's dream versus reality। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वो लाइन लेनी है आपको एक्सट्रैक्ट की जहाँ पर सोफी का इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाया गया हो, जहाँ पे उसका कंट्रास्ट दिखाया जा रहा हो विद द ड्रीम्स एंड द रियलिटी। तो वो जो लाइन नहीं है आपकी, शी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, वो आप मेंशन कर सकते हो, टाइटनिंग इन हर थ्रोट, इन हर थ्रोट, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है व्हाट डज द राइटर एम्फसाइज बाय एसोसिएटिंग द टर्म क्लटर्ड विद हैवी ब्रीदिंग। क्लटर्ड विद हैवी ब्रीदिंग का क्या मतलब है? राइटर एम्फेसिस दे रहा है द ऑप्रेसिव एंड सफोकेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ सोफीज हाउस होल्ड, है ना, कि मतलब वहां पर सांस लेना कितना डिफिकल्ट था। इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल साउंड बट अ मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरवेलमिंग वेट ऑफ फटीग, लेबर एंड मोनोटनी ऑफ लाइफ। सो राइटर एम्फेसिस देना चाहता है सफोकेशन का, बर्डन का और ऑपरेशन का उस एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कैरेक्टर के इमोशनल और फिजिकल एग्जॉस्शन को, कितना थक चुकी है वो इस लाइफ से। हाउ डज द सेटिंग ऑफ द रूम कंट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो आप बताओगे ना पूरा किस तरीके का रूम का हाल था, ठीक है ना, और सेटिंग दिखाने का क्या मतलब था। तो क्लटर्ड था, स्टीमी फ्रॉम द स्टोव था, वो आपको एक डिस्कम्फर्ट और हार्डशिप को दिखा रहा है। तो आप लिखोगे क्रैम्ड, क्लटर्ड एंड डिमली लिट रूम्स क्रिएट अ मूड ऑफ confinement and hardship, highlighting the struggles and the limitations faced by Sophie and her mother। तो दिखा रहा है कि लाइफ कितनी क्रूअल है इन लोगों के लिए जिससे सफ़र कर रहे हैं ये लोग। नाउ अब यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस करने हैं आपके, ये 4 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 और क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब 6 क्वेश्चंस हैं, और उसमें से आपको बोला गया दैट यू हैव टू डू अमंग ऑल दीज 6 क्वेश्चंस यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस। ओके, सो फिलहाल मैं सबका ही आपको आंसर्स बता देती हूँ। व्हाट रोल डज द फ्रेंच लैंग्वेज प्ले इन द लास्ट लेसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नरेटर्स फीलिंग टुवर्ड्स इट। तो आप बताओगे फ्रेंच लैंग्वेज सिंबलाइज करती है नरेटर का कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इनिशियली उसको फॉर ग्रांटेड लिया गया, लेकिन द इम्पेंडिंग बैन ऑन फ्रेंच अवेकनेस हिज एप्रिसिएशन, रिग्रेट एंड नॉस्टैल्जिया मेकिंग हिम रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रिजर्विंग हिज मदरलैंड स्पिरिट। आपको पता था जब जर्मन्स ने आकर के कब्जा कर लिया था फ्रांस के ऊपर, तो फिर वहाँ पर जबरदस्ती इन लोगों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन होता है कि ये कितने गलत थे, इन्होंने क्यों नहीं सीखी अपनी लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट लेसन कैन इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम विलियम डगलस एक्सपीरियंस इन ओवरकमिंग हिज फियर, कि अगर आप डर से जीतना चाहते हो तो उसे फेस करना जरूरी है। तो डगलस का एक्सपीरियंस उन्हें क्या सिखाता है कि कन्फ्रंटिंग फियर्स with courage and persistence is essential. Overcoming fear requires determination and practice, and only if it can mastered it transform into confidence and freedom rather than limitation। ये हमें सिखाता है विलियम डगलस का जो ये पूरा चैप्टर है। Based on what Keats suggests a thing of beauty, how can recognizing the lasting value of beauty keep someone in the real world cope with challenges or difficulties। देखो थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर तो बोला ही गया है। सो अगर आप रिकग्नाइज कर लेते हो एंड्योरिंग ब्यूटी को इन लाइफ प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड होम ड्यूरिंग हार्डशिप। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो एज अ होप आपने रखी हुई है, वो आपको हमेशा कंफर्ट ही देगी। ब्यूटी हमेशा हमारी लाइफ को अपलिफ्ट करती है, हमें जॉय ऑफर करती है, सुलास ऑफर करती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो झेल सके स्ट्रगल्स को और एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन कर सके लाइफ के टुवर्ड्स। लाइफ इज़ नेवर ईजी, हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, दिक्कतें होती हैं, लेकिन इससे बाहर आने के लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है ना। तो थिंग ऑफ ब्यूटी ही हमें ओवरलाइज करवाती है। तो जो चीज़ें बुरी हैं उनकी तरफ मत देखो, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको देखो। थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि सुंदर ही होना चाहिए दिखने में, वो कुछ भी हो सकता है, वो थॉट हो सकती है, वो टेल हो सकती है,
वो नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं. व्हाट डज द रेफरेंस टू द फिशरमैन नॉट हार्मिंग व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट लुकिंग एट द हर्ट हैंड सिग्निफाइज इन द पोम कीपिंग वर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हाईलाइट करता है कि इंसान अपने आप को भी देखे और दूसरों को भी देखे कि वो क्या गलत कर रहा है. इंट्रोस्पेक्शन मोड पे आ रहा है यहाँ पे. सो ये रेफरेंसेस हाईलाइट कर रहे हैं रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन लेबर एंड एक्शन. दे सिग्निफाई माइंडफुलनेस, अवेयर रहो कि क्या कर रहे हो. द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ एंड अ कॉल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द एनवायरनमेंट. तो अगर आप नेचर को देखो और अगर आप अपने आप को देखो, आप दोनों को ही हर्ट ना करो, उस चीज़ का खास ख्याल रखो. और जब आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे तभी आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे जिससे कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल होगा. ठीक है ना, एनवायरनमेंट का एंड ह्यूमन बीइंग का. सो वही आपको लिखना है, कोएग्जिस्टेंस विद द एनवायरनमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट. हाउ डज रुडयार्ड क्रिपलिंग रिफ्यूजल टू बी इंटरव्यूड पॉइंट टुवर्ड्स द इंट्रूसिव एंड अनवेलकम नेचर ऑफ इंटरव्यूज. आपको पता है, आपने इंटरव्यू चैप्टर पढ़ा हुआ, उसमें ये बताया गया कि कुछ लोगों को इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कैसे रुडयार्ड क्रिपलिंग का जो रिफ्यूजल था कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, ठीक है ना, ये दिखाता है कि किस तरीके से एक इंट्रूजन है, ज़बरदस्ती की घुसपैठ है लोगों की लाइफ में इंटरव्यू चीज़ नाम की चीज़. तो क्रिपलिंग ने जो रिफ्यूजल दिया ये सजेस्ट करता है कि इंटरव्यू कैन इन्वेड पर्सनल प्राइवेसी. आपकी लाइफ पर्सनल रही नहीं जाती, ठीक है ना, और आपका कंफर्ट भी छीन लेती है ये. दे ऑफन इम्पोज अनवांटेड स्क्रूटनी. आपको एक स्क्रूटनी चेक के लिए जाना पड़ता है ना. मेकिंग पब्लिक फिगर्स फील प्रेशर्ड. तो लोगों को लगता है कि अच्छा मैं इसका भी जस्टिफिकेशन दूँ, मेरी लाइफ मैं चाहे जैसे रहूँ. और मिसअंडरस्टूड रादर देन जेन्युइनली हर्ट. और कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वही आपके बारे में मतलब एक दिमाग में एक इम्प्रेशन बना लिया जाता है. सो वो भी चीज़ बहुत गंदी हो जाती है. कहना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नरेटर्स इन लॉ स्प्रिंग एज अपोज टू अ प्लेन नरेटर. अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि जो नरेटर है लॉ स्प्रिंग में, ठीक है ना, शी अपोज टू अ प्लेन नरेटर. यहाँ पर आप बताएंगे कि जो नरेटर हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है एक पर्सनल एम्पैथेटिक या एम्पैथेटिक व्यू पॉइंट दैट कनेक्ट्स रीडर्स इमोशनली. वो सिंपल नरेटिव नहीं देना चाहती थी क्योंकि फिर वो सिर्फ सुना रही होती, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती. तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा इमोशनल टच देने की कोशिश करी है. उन्होंने बच्चों के दुख को दिखाया हुआ है. प्लेन नरेटिव में नरेटर्स पर्सपेक्टिव एड्स डेप्थ, क्रिटिक एंड ह्यूमन फेस टू सोशल इश्यूज लाइक पावर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन. बट उन्होंने ना स्टोरी बना करके इमोशनल कनेक्शंस ऐड करके तब इस चीज़ को हाईलाइट किया है जिससे थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप होता है. तो ये जो क्वेश्चंस थे आपकी फ्लेमिंगो बुक के थे. अब आप 4 क्वेश्चंस आपको और पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे या 2 क्वेश्चंस करने होंगे. सॉरी 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, राइट. सो आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस जो कि आपकी वेस्टास की बुक से लिए गए. कह रहा है हाउ कैन पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशनल प्रोग्राम लाइक स्टूडेंट ऑन आइस which takes students to places like Antarctica help raise awareness about the impact of geological changes and environmental issue. फिर ज़ेटकालासा के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया और फिर एक डेरी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया. तो लेट्स डू इट. देखो ऐसे प्रोग्राम्स, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स को कहीं ले जाएं और उनको एक एक्सपीरियंस देते हैं तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने में मदद करते हैं. स्पेशली यहाँ पर जो मदद मिली है वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम को समझने में मिली है. इससे क्या इम्पैक्ट होगा? इट विल मेक द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डैमेज मोर टैंजिबल. This deepens their understanding, inspires environmental responsibility and encourage them to advocate for conservation. आप अपने करीब से देख पाओगे कि क्या चीज़ बुरी हो रही है और कैसे हम इसमें इन्वॉल्व हैं. तो हम क्या कर पाएंगे, बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. तो हम अपने घर से ही शुरुआत कर पाएंगे कि हम उसको सही कर सकें. और फिर जब हम एज अ लीडर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर कुछ नए आइडियाज़ और थॉट्स पुर आउट करेंगे जिससे चीज़ों को बेहतर ढंग से किया जा सके. अब यहाँ पे बोला गया ज़ेटकालासा's डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग टॉस्ड अबाउट इन द air like a wooden puppet reveal about her feelings of powerlessness and cultural displacement. आपको याद होगा ज़ेटकालासा के साथ क्या हुआ था, ठीक है ना. तो ये जो मेटाफर है रिफ्लेक्ट करता है ज़ेटकालासा's लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हर लाइफ एंड आइडेंटिटी. मतलब सोचो ज़बरदस्ती उनके बाल पकड़ करके काट दिए गए, ठीक है ना, उनको उनकी मर्जी के अगेंस्ट कपड़े पहनाए गए. सो ये इरिटेट हो रही थी इस चीज़ से. सो दिस इज हाईलाइटिंग हर हेल्पलेसनेस एंड इमोशनल टर्मोइल कॉज्ड बाय बीइंग फोर्सबली रिमूव्ड फ्रॉम हर कल्चर एंड सब्जेक्टेड टू एलियन कस्टम्स. ये दिखाता है कि कैसे उनको उनके रीति रिवाजों से उन्हें अलग किया जा रहा था. यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट डज जेरी रिमार्क थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर रिवील अबाउट हिज पर्सपेक्टिव ऑन हाउ पीपल कंसोल अदर्स. तो यहाँ पर आपको डेरी का रिमार्क के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है. तो डेरी का जो रिमार्क है ये शो करता है कि वो मानता है कि जो लोग हैं पीपल ऑफन ट्राई टू कंफर्ट अदर्स, झूठे शब्दों से लोगों को कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं बाय कंपार्टिंग देयर प्रॉब्लम्स टू वर्स सिचुएशंस व्हिच कैन बी डिसमिसिव रादर देन ट्रूली एम्पैथेटिक.
ठीक है ना, ओवरलुकिंग द यूनिक पेन समवन फील्स। तो जब वो बोलते हैं ना कि बेटा चलो तुम्हारे फेस ही खराब है, लेकिन देखो जो लोग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते या बोल नहीं सकते, कितनी बुरी जिंदगी है उनकी, तो वो उसको अच्छा नहीं मानता है। उसको लगता है कि ये ना मेरे जो पेन है उस चीज़ को फील करने के बजाय वो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, उसे दूसरे मोड में मूव करवा रहे हैं, राइट। सो ये आपका विस्टास का क्वेश्चन था। अब अगर आप देखेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आएगा 120 to 150 मार्क्स का, 120 to 150 वर्ड का होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पॉइंटर्स में करवा रही हूँ, उसको पैराग्राफ में आप खुद कर लीजिएगा। हाउ डू इंडिगो बाय लुईस फिशर एंड द रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट highlight the theme of exploitation and what similarities do they reveal about the plight of marginalized communities। तो यहाँ पर ये इनको बोलते हो पैरेलल क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। इंडिगो, लुईस फिशर ने जो लिखा हुआ है, रोड साइड स्टैंड जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, दोनों ही हाईलाइट करते हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को, है ना। और आपको यहाँ पे सिमिलैरिटीज बतानी है कि जो रिवील कर रही हैं ये कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं उनके कितने दुख होते हैं, दोनों में ही किया गया है। अगर आप लुईस फिशर की इंडिगो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शेयरक्रॉपर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया, और रोड साइड स्टैंड में आप पढ़ोगे कि गरीब लोगों के साथ जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हाईलाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बताओगे शोज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स बाय ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। इंडिगो में फार्मर्स को जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए बोला जा रहा है इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स लीडिंग टू पॉवर्टी एंड हार्डशिप। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिपिक्ट करेंगे द फार्मर लॉस ऑफ ऑटोनॉमी एंड फोर्स सबमिशन टू अनफेयर डिमांड्स ऑल्सो। वहीं अगर आप रोड साइड स्टैंड में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन स्मॉल फार्मर्स का दिखाया गया है बाय अर्बन कंज्यूमर्स एंड मिडलमैन। फार्मर को क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है प्रोड्यूस एट रोड साइड स्टैंड, बट फेस इंडिफरेंस और मॉकरी फ्रॉम सिटी ड्वेलर्स। जो सिटी ड्वेलर्स हैं वो आकर के इनका मजाक बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक स्ट्रगल भी दिखाया गया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आप इनेबल हो कि आप उस पॉवर्टी से बाहर निकल पाओ। तो ये आपके एक्सप्लॉयटेशंस आप दिखाओगे, ये थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अगला देखोगे अगर आप, तो सिमिलैरिटीज अगर आपको बतानी पड़ी तो आप क्या बताएंगे, सिमिलैरिटीज कैसे हैं प्लाइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। दोनों ही गरीब है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल का, और मतलब इन एन इकोनॉमिक सिस्टम स्टैक्ड अगेंस्ट देम। फिर ये रिवील करते हैं लैक ऑफ पावर एंड वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हु आर एक्सप्लॉयटेड बाय दोज हु आर इन कंट्रोल। दोनों ही हाईलाइट कर रहे हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स को और सोशल निग्लेक्शन को भी, ठीक है ना। एम्फसाइज कर रहे हैं गैप बिटवीन रूरल प्रोड्यूसर्स एंड अर्बन कंज्यूमर्स विद द लैटर ऑफन इंडिफरेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव। रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉस ऑफ डिग्निटी ऑल्सो, है ना, एंड फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी। सो ये सिमिलैरिटीज़ हैं कि आप चाहे पैसों को हाईलाइट करके बताओ, एक जो पावर में है और जो नहीं पावर में है वो कैसे दबाव और कुचला रहा है, ठीक है ना। और फिर तीसरी चीज़ आप यहाँ पर दिखाओगे कि किस तरीके से ये अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकेंड यहाँ पे बताया गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स का स्टोरी लिया गया है और सोफी का स्टोरी लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है कि जो कैसे ऑफिस बॉय एक कैरेक्टर है जो ड्रीम्स लेकर के बैठा हुआ है, और ऐसे ही गोइंग प्लेसेस में ड्रीम्स लेकर के बैठी हुई है सोफी। तो आपको यहाँ पर कंसिडर करना है इनके एम्बिशंस और इनके ऑब्स्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंट रिपीट होता है। एम्बिशंस में जाओगे तो ऑफिस बॉय जो है पोएट्स एंड पैनकेक्स का, ये इसको एक बेहतर लाइफ चाहिए, है ना, एक मीनियल जॉब नहीं चाहिए, इसको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना, और ये डेली वर्क्स से थक चुका है। उसके जो ड्रीम्स हैं वो सही हैं, पूरे मन से ये वो करना चाहता है, होप है इसके अंदर, इमेजिनेशन है और छोटी छोटी खुशियाँ हैं। सोफ़ी के बारे में अगर आप बात करोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है इसकी कि ये अपने जो मॉडेस्ट बैकग्राउंड है उससे बाहर निकले। उसके एम्बिशंस क्लियर है, ठीक है ना, और उसको सोशल और मटेरियल सक्सेस चाहिए ही चाहिए। वो लग्जरी और अपवर्ड मोबिलिटी के बारे में सोचती है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी है अपनी लाइफ को चेंज करने का। लेकिन अगर ऑब्स्टिकल्स देखोगे तो ऑफिस बॉय और सोफ़ी में अलग अलग ऑब्स्टिकल्स क्या दिखाई देंगे। ऑफिस बॉय पैसे कम है, ठीक है ना, जॉब ग्लैमरस नहीं है, और सोशल मोबिलिटी भी बहुत लिटिल है। हार्श रियलिटी, इकोनॉमिक लिमिटेशंस तो है ही है, लेकिन फिर भी होप मेंटेन कर रहा है वो छोटे छोटे प्लेजर से। फॉर्मल एजुकेशन की कमी भी है और रिसोर्सेज की भी कमी है जिससे वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। वहीं सोफ़ी की बात करोगे तो ये पुअर फैमिली से आती है, इसका बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मीन्स एंड फेसेस सोसाइटल क्लास बैरियर्स ऑल्सो, ठीक है ना। इकोनॉमिक हार्डशिप को भी कन्फ्रंट करना पड़ सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, ठीक है ना, बट इज़ मोर वोकल एंड एक्टिव अबाउट हर डिज़ायर शी इज़। बाकी बैटल
इसकी कल्चरल और सोशल कंस्ट्रेंट को भी हाईलाइट कर रही है यहाँ पर, जो रेस्ट्रिक्ट करता है इसके एनवायरनमेंट को। तो दोनों ही कैरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो एस्पिरेशनल है, यर्न करते हैं टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, लेकिन ऑफिस बॉय के जो ड्रीम्स हैं वो दे आर सबड्यूड इन पर्सनल। सोफी के जो एम्बिशंस हैं वो प्रोनाउंस्ड हैं, मटीरियलिस्टिक हैं। ईच फेसेस इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स विद इन देयर एनवायरमेंट्स, हाईलाइटिंग देयर यूनिवर्सल स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड टू राइज अबव देयर सर्कमस्टांसेस। ये आप लिखोगे। तो जब भी आप लिखना शुरू करोगे ना, तो आप ऐसे लिखोगे, पहले पूरा पैराग्राफ इस तरीके से उठाओगे आप। मैं बता देती हूँ कैसे। देखो, द फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, द कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस बॉय इन द पोएट्स एंड पैनकेक्स हु हार्बर्स ड्रीम्स बी कंपेयर्ड टू सोफी फ्रॉम गोइंग प्लेसेस इज क्वाइट एस्पिरेशनल। फिर आप यहाँ पे बताओगे कि पोएट्स एंड पैनकेक्स विच इज रिटन बाय अशोका मित्तल, है ना, हियर द रोल ऑफ द ऑफिस बॉय इज क्वाइट डिफरेंट, है ना, द एम्बिशंस ऑफ हिज आई लाइक दिस, ऐसे करके एक्सप्लेन करोगे। सिमिलरली फिर चैप्टर का नेम लिखोगे, उसके राइटर लिखोगे और फिर उसके बाद मेंशन करोगे उसको। फिर आप ऑब्स्टिकल पे जाओगे और फिर इसको कंक्लूजन के तौर पर दोगे। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13th। आंसर करना है आपको दोनों में से कोई एक। यहाँ पर आपको विस्टास बुक से लिया गया। एक तो सडाओ के बारे में है, ठीक है ना, जस्टिफाई सडाउस कैरेक्टर आर्क इज मोर सेंट्रल टू मॉरल डिलेमा इन द एनिमी एज अपोज टू हैना, मतलब आपको डिफरेंस शो करना है हैना और सडाओ में। एनालाइज द नरेटिव टेक्निक यूज्ड इन द टाइगर किंग एनहांसेस द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी रीडर्स। तो नरेटिव टेक्निक के ऊपर बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो पहले ना हम सडाओ के कैरेक्टर और उसके हैना की तरफ चले जाते हैं। देखो, सडाओ का कैरेक्टर हम पहले हाईलाइट करेंगे, तो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ हाईलाइट करेंगे। जो स्टोरी है वो रिवॉल्व कर रही है किस तरीके से सडाओ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ड्यूटी और कंपैशन के एस्पेक्ट में, ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल डिलेमा। तो आप लिखोगे द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सडाओ स्ट्रगल्स बिटवीन हिज ड्यूटीज एज अ जापानीज सर्जन एंड हिज कंपैशन फॉर द एनिमी सोल्जर। हिज डिसीजन एंड मॉरल चॉइसेस ड्राइव द नैरेटिव। मॉरल डिलेमा क्या है? सडाउस डिलेमास हाईलाइट दीज थीम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, लॉयल्टी एंड एथिक्स एंड वॉर शुड बी ही सेव एन एनिमी एट द रिस्क ऑफ बिट्रेइंग हिज कंट्री। ग्रोथ एंड रेजोल्यूशन के बारे में बात करोगे तो सडाओ रिवॉल्व्स फ्रॉम सस्पेशन एंड ड्यूटी। ओके, so I hope this is quite clear to everybody. Sadaos evolves from suspicion and duty bound to empathetic and courageous, reflecting the story's core message about shared humanity beyond conflict. हैना के रोल में आओगे तो हैना सपोर्ट कर रही है और इन्फ्लुएंस करती है सडाओ के डिसीजन को। हर रोल है सेकेंडरी, उसका रोल सेकेंडरी दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन वो केयर, एम्पैथी, ठीक है ना, सब कुछ एम्बडी करती है। और साथ ही साथ में शी डज नॉट फेस द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट हरसेल्फ, मतलब मेन उसका नहीं है, वो उसको ऐसे दिखाया गया कि वो बस वो डॉक्टर सडाओ को हेल्प करने के लिए। कंक्लूजन में जाओगे तो सडाओ की जर्नी डाउटफुल रही है, ठीक है ना, मॉरल चॉइसेस मेक्स हिज कैरेक्टर आर्क द हार्ट ऑफ द स्टोरी, एथिकल टेंशन मेकिंग हिम सेंट्रल टू द मॉरल डिलेमा। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि कैसे सडाओस कैरेक्टर आर्क इज मोर सेंट्रल टू मॉरल डिलेमा इन द एनिमी एज अपोज टू हैनास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे सडाओ जो है वो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉरल डिलेमा, नॉट हैना। हैना इज जस्ट अ सपोर्टिंग एलिमेंट। अभी यहाँ पे लिखा गया है एनालाइज हाउ नरेटिव टेक्निक इज यूज्ड इन द टाइगर किंग। तो देखो, सबसे पहली चीज इसमें थर्ड पर्सन का यूज किया गया, ठीक है, जिससे थोड़ा नॉलेज एनहांस किया जा सके। तो स्टोरी को एन ऑल नोइंग नरेटर हु, मतलब एक ऐसे नरेटर के थ्रू हाईलाइट करवाया गया है जिसको सब कुछ पता है, ठीक है ना, जो प्रोवाइड कर रहा है इनसाइट्स इनटू किंग्स थॉट एंड द रिएक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग अ फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कैरेक्टर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन। चाहे आप टाइगर्स की बात करो, चाहे आप टाइगर किंग की बात करो, चाहे आप फॉर्चून टेलर्स के बारे में बात करो, या फिर आप दीवान के बारे में बात करो, सबको बहुत अच्छे से इन्होंने हाईलाइट किया जिससे इनको सबके बारे में सब कुछ पता हो। दूसरा, सटायरिकल टोन का इस्तेमाल किया इन्होंने। नरेटिव स्टाइल एम्प्लॉयज आयरनी एंड सटायर टू क्रिटिक द किंग्स एरोगेंस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, एंगेजिंग द रीडर विद ह्यूमर एंड प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शंस। तो उन्होंने बात में तंज भी कसा हुआ है और फन भी क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहला इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से आयरनी से किया कि टाइगर किंग को मारने वाला एक टाइगर था। शिफ्ट्स इन पर्सपेक्टिव भी आपको दिखाई देगा। स्टोरी ओकेजनली शिफ्ट्स फोकस बिटवीन किंग एंड पीपल, हाईलाइटिंग द डिस्कनेक्ट बिटवीन द रूलर्स सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड द एब्सर्डिटी ऑफ हिज सिचुएशन। तो पहले मतलब आप देखो ना, पहले फोकस किया गया था लोगों के ऊपर और राजा के ऊपर,
फिर कैसे कैसे वो फोकस को शिफ्ट करते करते कैसे दीवान, फिर टाइगर, और फिर कैसे लेकर के गए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कैसे फिर जैसे किंग थे ना, वो लोगों से वापस आते आते अपने बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, वो भी हाईलाइट किया गया. तो सिंबोलिज्म और एलेगरी भी यूज़ किया गया है यहाँ पर एज अ फिगर ऑफ स्पीच. नरेटिव टेक्निक सर्टली एम्बेड्स थीम्स ऑफ पावर, प्राइड एंड डाउनफॉल. यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे जो टाइगर किंग है वो बहुत घमंड में है, उनको अपनी पावर पे बहुत घमंड है, और फिर उसके बाद उनकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, जो इस स्टोरी को एक टाइमलेस पैरेबल बना देता है दैट रेजोनेट्स बियॉन्ड इट्स सरफेस प्लॉट्स. मतलब कैसे इंसान के अच्छे दिन से बुरे दिन आ जाते हैं. कंक्लूजन करोगे तो नरेटिव स्टाइल इंटेंसिफाइज द स्टोरीज मॉरल लेसन्स एंड इमोशनल इम्पैक्ट. तो एक तो मैं ये स्टोरी मॉरल वैल्यूज भी सिखा रही हूँ, उसके अलावा यहाँ पे इमोशनल इम्पैक्ट्स भी देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, मेकिंग इट बोथ एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग फॉर रीडर्स. सो ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब यहाँ पर लोगों को कुछ सोचने पड़ता है कि आखिर जो हालात हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हैं. सो जो सटायरिकल टोन है वो सेंट्रल है टू द नरेटिव. पूरे स्टोरी में सटायर मारा गया है. काल की ह्यूमर और आयरनी यूज़ कर रहे हैं क्रिटिक करने के लिए महाराजा को, जो कि बिल्कुल ब्लाइंड बोले गए हैं ऑब्सेशंस, उन्हें अपनी प्रोफेसी फिल करनी है. फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जैजरेटेड इवेंट्स भी बताए गए हैं, जहाँ पर महाराजा बोलते हैं कि वो 100 टाइगर जब तक मार नहीं लेते तब तक वो कुछ नहीं करेंगे. फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन दिखाया गया है बहुत ही ड्रामेटिकली, ठीक है ना. फिर नरेटिव स्टाइल को भी हाईलाइट किया गया है, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एरोगेंस एंड मिसप्लेस प्रायोरिटी के बेसिस पर. फिर डिटैच थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर एड्स टू द इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग सार्डनिक कमेंट्री और महाराजाज एक्शन एज वेल, जो इनवाइट करता है रीडर को क्रिटिकली इवैल्यूएट करे कि उनका डिसीजन सही था या गलत था या फिर जल्दबाजी में लिया गया था, ठीक है. फिर उसके बाद यूज ऑफ फोरशैडोइंग एंड डायनामिक आइनी कीप्स द रीडर एंगेज्ड एज वेल, ठीक है. 100 टाइगर की प्रोफेसी, ठीक है ना, कॉजिंग महाराजाज डेथ लूम्स ओवर हिज नरेटिव. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ creating an anticipation and humor as the Maharaja ironically believes that he can outwit the fate. तो वो दिखाया गया कि किस तरीके से आप अपनी फेट को कभी भी आउटविट नहीं कर सकते. तो वो भी आपको हाईलाइट करना, मतलब आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, आप चाहो तो पॉइंटर्स ऐसे भी लिख सकते हो. कभी भी इस तरह के लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस करना ना, तो हमेशा उसको हाईलाइट करना जब इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो ऐसे दिखाना कि ये स्टोरी है, इस स्टोरी में इस कैरेक्टर के बारे में बात करी गई है और स्टोरी को इस पर्सन ने लिखा हुआ है, जहाँ पर ये साफ साफ हाईलाइट किया गया है कि द किंग इज मच मोर इन पावर, प्राइड एंड ह्यूब्रिस. ये आप हाईलाइट करोगे. सो इसी के साथ आपका ये जो सैम्पल पेपर है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है. एंड लैंग्वेज अड्डा पर आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती रहेंगी. इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है इंग्लिश विद रुबैका मैम. सो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना. यहाँ पर आपको पूरे सैम्पल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा. प्लस अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव. पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस.